ओके, जो कि शायद मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट का टाइम हम लोग दे चुके हैं। ओके, सिप्रा परेशान हो जाती हैं कि सर प्लीज़ जल्दी से क्लास स्टार्ट करिए। ओके, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स पे जो कि यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर, जिसमें आपको 3-4 मार्कर के बारे में पढ़ना होगा, आरएफएलपी, एफएलपी और आरएपीडी के बारे में। ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, जहाँ पे सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए माइक्रोएरे, फिर डीएनए सीक्वेंसिंग, साइड रेट म्यूटाजेनेसिस एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स एंड डीएनए प्रोब। ये सारे टॉपिक आपके बायोटेक्नोलॉजी और कुछ जीनोमिक्स के टॉपिक से मिलकर के बनते हैं। तो आज आपका बायोटेक्नोलॉजी का खत्म भी हो जाएगा, प्लस जीनोमिक आपका 2 टॉपिक खत्म, दो टॉपिक वो भी फिनिश हो जाएंगे। सो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो क्लास होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक के हिसाब से। और यहाँ से ये बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स में, टेक्निक्स में भी आ जाते हैं, तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ये किस तरह टेक्निक है, कहाँ पे आप यूज़ करेंगे और क्या उसका एप्लीकेशन होता है। सो अच्छे तरीके से आप लोग आज की क्लास को अटेंड कीजिए, जैसा डेली बेसिस पे करते हैं, और पेन कॉपी लेकर के बैठिए, जहाँ कहीं डाउट हो उसको पूछते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मार्कर से। सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मार्कर एक ऐसा कोई भी जैसे लाइक एस हम लोग पेन यूज़ करते हैं मार्कर पेन हाईलाइट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूलर मार्कर की अगर बात किया जाए तो कोई एक डीएनए का मॉलिक्यूल होगा जो कि एक स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए क्या करेगा, मार्कर का काम करता है। मीन्स एक स्पेसिफिक डीएनए, एक स्पेसिफिक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन इंडिविजुअल्स का जो डीएनए का आपका एक जो एक पैटर्न होगा वो क्या होता है, अलग होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पे मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में किया जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर मार्कर का मतलब ये होता है कि डीएनए आपका एक मॉलिक्यूल्स है जो कि एज अ मार्कर के रूप में काम कर सकता है। दैट मीन्स सारे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उन सब के इंडिविजुअल्स के अपना जो डीएनए है, उनका जो सीक्वेंस होता है वो अलग होता है। उनका अगर फ्रेगमेंटेशंस कराया जाएगा सेम काइंड के रिसेप्शन एंजाइम से, तो उनके पैटर्न क्या आते हैं, अलग आते हैं। सो अ मॉलिक्यूलर मार्कर इज अ मॉलिक्यूल सिंपली फ्रॉम द सोर्स ऑफ सम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, दिस इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्सेस। मीन्स व्हाट कि आपका जो मॉलिक्यूलर मार्कर होगा वो एक ऐसा सैंपल मॉलिक्यूल्स होता है जो कि जहाँ से लिया गया है, जिस सोर्स ऑफ इंडिविजुअल से लिया गया है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस क्या करता है, बताता है। और ये इन्फॉर्मेशंस उस इंडिविजुअल के लिए क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि किसी इंडिविजुअल्स के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे या इंडिविजुअल्स के स्पेसिफिसिटी को रिप्रेजेंट करे, उसको हम मार्कर के नाम से जानते हैं। चूंकि यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, दैट इज वाई इसको मॉलिक्यूलर मार्कर के नाम से जाना जाता है। और ये मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं, आपके डीएनए होते हैं। तो कौन कौन से डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, क्या क्या आपके मॉलिक्यूलर मार्कर हैं और कहाँ कहाँ पे इनका यूज है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो DNA is a molecular marker that gives information about the organisms from which it is what taken, right। जहाँ से आपका DNA अगर आपका लिया जाता है, उस इंडिविजुअल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, कन्वे करता है। तो दैट इज़ वाई हम DNA को एक मॉलिक्यूलर मार्कर के नाम से बोल सकते हैं। जैसे जितने भी लोग यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, सबकी बॉडी से अगर DNA निकाला जाए सेल्स को, और सेम काइंड के रिसेप्शन एंजाइम से अगर ट्रीट करा दिया जाए, तो सबके जो लेंथ बनेगी, उस लेंथ में क्या दिखेगा, वेरिएशंस दिखेगा। और वो जो वेरिएशंस होगा वो किसी से किसी का मैच नहीं करेगा। सो दैट इज़ वाई कि आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, सबके डीएनए का जो पैटर्न है वो अलग अलग है, जो कि एक आइडेंटिटी को और इंडिविजुअलिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे आपका डीएनए एज क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मार्कर। ओके, सो एक किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास जो कि एज अ मॉलिक्यूलर मार्कर काम करेगा, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इट मस्ट बी पॉलीमॉर्फिक, मतलब ये हुआ कि इसका मल्टीपल फॉर्म्स होना चाहिए, वो भी स्टेबल फॉर्म में। एक ही इंडिविजुअल्स में एक ही किसी मॉलिक्यूल्स का अगर मोर देन वन फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो आप पॉली मीन्स होता है मल्टीपल, मॉर्फिक मीन्स होता है मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। सो मोर देन वन फॉर्म में, मोर देन वन स्ट्रक्चर में अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर एग्जिस्ट करता है, तो उसे आप पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है। जिस तरीके से आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा था कि एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स शो करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूलर मार्कर जो पढ़ेंगे वो सब भी पॉलीमॉर्फिक के क्या हैं, एग्जांपल्स होते हैं। इट शुड बी वेरी इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स इनका जो लोकेशन है, वो थ्रू आउट द जीनोम में पाया जाना चाहिए। मीन्स सारे जीनोम के आपके जो पार्ट हैं उन सभी पे होना चाहिए। अगर हम लोग अपने सेंस की बात करें, तो हमारा जो डीएनए है, सारे सेल्स में हमारे पास डीएनए है, और सभी सेल्स में आपका ये मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मीन्स व्हाट, इसका फायदा क्या हो जाता है कि अगर आप किसी भी सेल्स से अगर आपको डीएनए का सैंपल मिल जाता है,
सेल्स मिल जाती हैं, तो उस सेल्स से आप डीएनए निकाल करके उस मॉलिक्यूलर मार्कर के बेसिस पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन का काम करा सकते हैं। सो इनका डिस्ट्रीब्यूशंस पूरे के आपका जो जीनोम है उसमें सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और इट मस्ट बी इजीली एंड फास्ट डिटेक्टेबल, और इनको आसानी से और बहुत तेज़ी के साथ में क्या कैसे पहचाना जा सके, ऐसी प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब कन्वीनियंट मेथड होना चाहिए इनको पहचानने के लिए। ऐसा ना हो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो जाए, बहुत स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत हो और रेयर केस में इनका डिटेक्टेबल हो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ईज़ी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपके मॉलिक्यूलर मार्कर के लिए कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपका एज अ मार्कर काम करता है तो वो पॉलीमॉर्फिक नेचर का होना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द पूरा जीनोम होना चाहिए, साथ साथ वो आपका ईजी और फास्ट डिटेक्टेबल भी होना चाहिए। जब उसकी एनालिसिस की जाए तो बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से अपना रिजल्ट शो अप करे, राइट। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स पे कि कौन कौन से आपके डीएनए के मार्कर हैं या मॉलिक्यूलर मार्कर हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज फर्स्ट वन इज द आरएफएलपी मींस रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड वन है आरएपीडी रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, एंड थर्ड वन है एएफएलपी दैट मींस एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये तीन आपके मॉलिक्यूलर मार्कर आपके इंपॉर्टेंट है, वैसे होते और भी हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस इन तीन को करेंगे क्योंकि इन्हीं तीनों से आपके एग्जाम से सवाल पूछे जाते हैं। किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा यहाँ पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आरएफएलपी की जो टेक्निक है वो किस लिए यूज की जाती है, ये आपसे पूछा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है या जो प्रिंसिपल है वो इनमें से किस मॉलिक्यूलर मार्कर पे डिपेंड करता है, या कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर का प्रिंसिपल वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, और इनका नेचर कैसा होता है, क्या ये डोमिनेंट नेचर के होते हैं या को डोमिनेंट नेचर के होते हैं या रिसेसिव नेचर के होते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है। या आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पे आपका रिसेशन एंजाइम का यूज नहीं होता है या रिसेशन एंजाइम का यूज होता है, कौन सा इसमें से पीसीआर बेस्ड टेक्निक होती है, किसके लिए आपका रेडियो लेबल्ड प्रोब की जरूरत होती है। ये कुछ पॉसिबल टाइप के आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको अभी नरेट किए हैं इन सब का आंसर हम लोग वन बाय वन देखेंगे जब पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से माइंड में रखिए कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूलर मार्कर हैं जिनका टेक्निक यूज करने के टाइम पे हमको रेडियो लेबल्ड प्रोब का जरूरत यूज करना पड़ेगा, किसके लिए हमें रिसेशन एंजाइम की जरूरत करना पड़ेगा, किसके लिए हमको पीसीआर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉसिबल चीजें यहाँ से बनती हैं। सो ये आपके क्या है मॉलिक्यूलर मार्कर हैं जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहला आते हैं आरएफएलपी के बारे में, और ये जो आपका मॉलिक्यूलर मार्कर है इसी के टेक्निक के बेस पे आपका क्या होता है डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, मींस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए भी आप आरएफएलपी टेक्निक का ही, आरएफएलपी प्रिंसिपल का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। आरएफएलपी प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से आप ये बता पाते हैं कि हाँ कोई भी जो चाइल्ड है वो उसके फादर या उसके मदर कौन है, और किस तरीके से इंडिविजुअल की आइडेंटिटी आप उसको पहचानते हैं। सो आरएफएलपी आपका एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे आप जीनोमिक डीएनए को क्या करते हैं, रिसेशन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, और उनके ट्रीट किए गए जो फ्रेगमेंट होते हैं उन फ्रेगमेंट का आप कंपैरिजन करते हैं। तो उस कंपैरिजन में आपको देखने को मिल जाता है कि सिमिलरिटी है या वेरिएशंस होती है, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी इंडिविजुअल्स के जो जीनोम होते हैं वो बेसिकली आपके क्या है 99.9% के आसपास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। सिर्फ 1.1% का जो वेरिएशंस है, अगर आप इसको परसेंटेज में थोड़ा और बढ़ा लें तो उसको मतलब एक मान लीजिए, मीन्स 99% अगर आपका ये सिमिलरिटीज है तो इसको आप 10 मान सकते हैं, मीन्स 1% आपका जो क्या है डिफरेंट होता है। तो ये 1% के जो जीनोमिक डिफरेंसेस होते हैं इन सीक्वेंसेस में पाए जाने वाले सीक्वेंसेस होते हैं जिसको आप VNTR के नाम से जानते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, राइट। और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं इन्हीं सीक्वेंसेस का आरएफएलपी कराई जाती है। इस 99% डीएनए में अगर आपके डीएनए को निकाल लिया जाए, मेरे डीएनए को निकाल लिया जाए, या जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब के सेल्स का डीएनए अगर निकाल करके 99% वाले डीएनए का अगर आप फ्रेगमेंटेशन कराएंगे सबका क्या आएगा, सेम आएगा, बिकॉज हम लोगों के जीनोम का जो कंपोजिशन है सबका क्या है, सेम है। 1% जो आपका वेरिएशन शो करता है ये इसी की वजह से आप सब लोगों की इंडिविजुअलिटी क्या है, बनी है। दैट इसी 1% की वजह से आपकी आइडेंटिटी आप हैं और मेरी आइडेंटिटी मैं हूँ, राइट। तो इस 1% जो वेरिएबल होते हैं उनमें सीक्वेंसेस जो पाए जाते हैं उनको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के नाम से जानते हैं। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो होता है वो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है, यूनिक होता है। अगर आप इस सीक्वेंसेस का रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन अगर कराते हैं तो जितने भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सबके लिए उनसे डाइजेस्ट होने वाले जो डीएनए की लेंथ आएगी वो लेंथ में क्या आएगा, वेरिएशंस आएगा। किसी भी दो इंडिविजुअल्स का लेंथ में सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। जो पेरेंट्स होते हैं मीन्स
जिनसे कि डॉटर या चाइल्ड का, किसी भी चाइल्ड का जो फॉर्मेशन हो रखा है, उसके वीएनटीआर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके वीएनटीआर की जो सिमिलरिटी होगी उसके पेरेंट्स से, वो बाकी किसी इंडिविजुअल से क्या होगा, मोर क्लोजर होगा। मीन्स वीएनटीआर का अगर कोई चाइल्ड है और उसके फादर और मदर का डीएनए निकाल करके और उसका निकाल करके अगर वीएनटीआर का अगर हम क्या करें, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म देखें, मीन्स उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराएं और उससे बनने वाले जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं अगर उनका हम जेल रन कराएं, तो उनके पैटर्न में, मीन्स उनके लेंथ जो बन रहे हैं उनके लेंथ में ज़्यादा क्लोजर सिमिलरिटी देखने को मिलती है। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा बट क्लोजरिटी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू एनी अदर के। तो उसी क्लोजरनेस के बेसिस पे आप ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि हाँ, चूंकि यहाँ पे वीएनटीआर का सीक्वेंस का जब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाइसेंस कराया गया और उनसे बनने वाले जो फ्रेगमेंट थे उनके फ्रेगमेंट के नंबर और उनके मॉलिक्यूलर जो मासेस का जो बैंड आ रहा है वो बैंड लगभग लगभग क्या है, इनसे सिमिलर होता है। दैट इज वाई आप बता पाते हैं कि हाँ, ये इनके प्रोजेनी है। बाकी आप किसी इंडिविजुअल्स का मिलाएंगे तो वहाँ पे आपका नंबर ऑफ फ्रेगमेंट और नंबर जो लेंथ होगी वो दोनों क्या आएगा, आपका वेरिएबल आएगा। तो आरएफएलपी जो टेक्निक है ये इसी चीज़ पे बेस्ड है और इसी के प्रिंसिपल को यूज़ करके डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, मीन्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है या किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। सो यहाँ पे देखते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। नाम ही बताता है कि जब आप किसी भी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं, ट्रीट करा देते हैं, तो डाइजेस्ट कराने के बाद जो लेंथ आ रही है उस लेंथ में क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। मीन्स कई सारे फॉर्म्स उसको दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके दो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी। तो ये दोनों इंडिविजुअल अगर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कराया है, ट्रीट कराया है, तो इनके जो डाइजेस्ट होने के बाद जो लेंथ आएगी उस लेंथ में क्या दिखेगा, आपको वेरिएशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यही जो वेरिएशंस होगा, इसी वेरिएशंस को आप आरएफएलपी के नाम से जानते हैं। ओके, और ये जो टेक्निक होती है, इस टेक्निक का यूज़ करके आप किसी भी इंडिविजुअल्स के उनके जो पेरेंट्स से रिलेशनशिप होता है उनको निकाल पाते हैं। फोरेंसिक साइंस में क्राइम करने के लिए जो डीएनए सैंपल लिया जाता है वो सारा का सारा क्राइम जो प्रूफ करते हैं वो आरएफएलपी टेक्निक के बेस पे ही किया जाता है। मीन्स किसी की प्रेजेंस अगर वहाँ पे रही है तो उसके बॉडी का सेल्स वहाँ पे गिरा रहता है, मीन्स वहाँ पे सेल्स रहते हैं और उन सेल्स को लेकर के डीएनए आइसोलेट किया जाता है और डीएनए को लेकर के उसका रेस्ट्रिक्शन मैपिंग की जाती है, मीन्स आरएफएलपी मैपिंग की जाती है और उस सस्पेक्टेड पर्सन्स का सैंपल लेकर के फिर उन दोनों के आरएफएलपी मैपिंग को क्या करते हैं, मैच कराते हैं। अगर सिमिलरिटी हो जाती है तो बेसिकली ये प्रूफ होता है कि हाँ, आपकी प्रेजेंस वहाँ पे थी, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आरएफएलपी टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फोरेंसिक साइंस में, एज वेल एज आपके इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशंस को पता करने के लिए या उसके वेरिएशन को पता करने के लिए। तो इस तरीके से आपका ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, क्या क्या इसका मीन होता है। इट इज़ यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ अ यूनिक पैटर्न इन द डीएनए फ्रेगमेंट्स इन ऑर्डर टू जेनेटिकली डिफरेंट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबके डीएनए को लेकर के उसको डाइजेशन कराया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से और उनके फ्रेगमेंट का लेंथ जो होता है उनके पैटर्न को क्या करते हैं, देखी जाती है। उसी के बेसिस पे बताया जाता है यहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका ज़्यादा क्लोजर है और कौन सा ज़्यादा क्या है, डाइवर्स है। दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और यही जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं उनके सीक्वेंसेस के पैटर्न को हम या उन सीक्वेंसेस को वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट के नाम से जानते हैं। और इनका जो लेंथ आता है या जो उनके जो बैंड्स आते हैं वो बैंड्स क्या होते हैं, अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। तो इनके लिए ज़रूरत क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब प्रूव करने के लिए, मीन्स बाइंड करने के लिए। और इनका नेचर कैसा होता है, कोडोमिनेंट का होता है। कोडोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि दोनों जो जीन होंगे इनके लिए, मीन्स ये जो पार्ट होगा आपका, एक आएगा किससे, पेरेंटल से आएगा और एक किससे आएगा, मीन्स एक पेरेंट से आएगा मीन्स मदर से और एक किससे आएगा, फादर से। और दोनों ही जीन, सपोज कीजिए कि ए जीन है और आपका ये बी जीन है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे और मिल करके आपका दोनों ही क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। मीन्स वॉट, इसका ये मीन हो गया कि जो आपके पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनसे कि प्रोजेनी आपकी बनी हुई है, उनमें से दोनों ही इंडिविजुअल्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन क्या है वो होता है। तो इसको, इस नेचर को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द कोडोमिनेंस नेचर बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आरएफएलपी का नेचर जो है वो कैसा होता है। तो पूरे आरएफएलपी के प्रोसेस को हम लोग यहाँ इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये कोई आपका एक प्लांट है, उससे डीएनए को क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट आउट किया गया। तो टोटल डीएनए आपका ये हो गया और नेक्स्ट स्टेप में इस टोटल डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया गया, ट्रीट कराया गया। और इस ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे कई सारे डीएनए क्या बने, फ्रेगमेंट बन गए। उस फ्रेगमेंट को फिर क्या किया गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई गई और इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद यहाँ पे आपका जो बैंड दिखा, मीन्स बैंड के पैटर्न दिखे, उनको फिर ब्लॉटिंग टेक्निक की गई, मीन्स सदर्न ब्लॉटिंग कराया गया। और इसके बाद एक स्पेसिफिक आपका
जो डीएनए का सिंथेसाइज़ किया हुआ प्रोब था, ये जो डीएनए का प्रोब होता है ये नोन होता है और इसमें रेडियो लेबलिंग की जाती है कि जहाँ कहीं पे भी आपका ये जाकर के बाइंड करेगा और इसको देखने के लिए विजुअलाइज़ करने के लिए एक टेक्निक होती है रेडियो आइसो ऑटोग्राफी। वहाँ पे आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। तो अगर हमें जैसे जिस इंडिविजुअल्स के ऊपर अगर सस्पेक्ट रहता है तो उसके डीएनए का वीएनटीआर जो सीक्वेंसिंग होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब क्या करते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये प्रोब जो होगा आपका नोन सीक्वेंस होते हैं, तो प्रोब को क्या करते हैं उसमें जो भी प्लॉटिंग आपने किया है जहाँ पे डीएनए की बैंड आई हुई है उसमें क्या करते हैं आप ऐड करते हैं और इसके बाद इसको वॉशिंग कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी बाइंडिंग हुई रहेगी उसके अलावा जितने भी प्रोब होंगे सब आपके क्या होंगे, वॉश आउट हो जाते हैं। राइट, यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो ये वाले दो, ये बाकी सारे जो आपके अनबाइंडेड वाले पार्ट थे सब क्या हो गए, वॉश आउट हो गए। यहाँ पे सिर्फ वॉशिंग वाला आपको दिखाई दिया। तो इसको क्या करते हैं फिर हम लोग विजुअलाइज करते हैं और इसको विजुअलाइज करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक भी यूज करते हैं। यहाँ पे एक्सपोजर टू द एक्सरे फिल्म से भी आपको दिखाया जा रहा है। तो ये भी पूछा जाता है कि आपके सदर्न ब्लॉटिंग में आरएफएलपी में डीएनए के बैंड को या प्रोब के बाइंडिंग पैटर्न को देखने के लिए कौन से टेक्निक का यूज करते हैं, तो ऑटो रेडियोग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक टेक्निक होती है जहाँ पे ये कंप्यूटर से इनबिल्ड होता है, कंप्यूटर्स में लगे हुए होते हैं। जहाँ जहाँ पे भी आपका ये प्रोब बाइंड किया रहेगा और बाइंड करने के बाद ये लाइट क्या करता है, इमिट आउट करता है। तो उस लाइट के ट्रैकिंग की वजह से, मीन्स लाइट के इमिशंस के लोकेशंस की वजह से ट्रैक हो पाता है कि हाँ ये वाला डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। तो ये आपका पूरा क्या है, दैट इज आरएफएलपी का एक प्रोसीजर है कि किस तरीके से आरएफएलपी यहाँ पे कराई जाती है। मेन चीज़ जो आपको ध्यान में देना है वो क्या है कि जो डीएनए का जो अलग अलग सोर्स ऑफ डीएनए होगा, उन डीएनए को अगर आप सेम काइंड ऑफ रेसोस एंजाइम से ट्रीट अगर कराते हैं तो उनके द्वारा ट्रीटमेंट होने के बाद ये जो डीएनए की लेंथ आती है, इन लेंथ में क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। मीन्स लेंथ की जो साइज होगी वो अलग होगी दोनों इंडिविजुअल्स का, और हो सकता है फ्रेगमेंट का नंबर भी क्या हो, अलग हो। मीन्स नंबर एंड साइज ये दोनों क्या करते हैं, वेरी करते हैं। दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ा है, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। राइट, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब इसके फ्रेगमेंट किए जाएंगे तो इन फ्रेगमेंट के लेंथ में क्या आएगा, वेरिएशंस देखने को मिलता है और इसी को आप लोग आरएफएलपी के नाम से जानते हैं। तो आरएफएलपी टेक्निक कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत चाहिए होगी, पहला नंबर एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होगा। दूसरा, इस पर्टिकुलर साइट से मीन्स जो फ्रेगमेंट बने हुए हैं उनसे स्पेसिफिकली बाइंड करने के लिए एक नॉन डीएनए का प्रोब चाहिए होगा। और वो जो प्रोब होता है वो ऑलरेडी रेडियो लेबल्ड किया जाता है ताकि जहाँ कहीं पे भी बाइंडिंग हो उसका लोकेशन ट्रैक हो पाए कि अच्छा ये वाला सीक्वेंस से इसने बाइंड किया हुआ है। इसके बाद आपको ये बाइंडिंग पैटर्न को देखने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। और एक्सरे एक्सपोजर से भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक्सरे फिल्म से अगर आप एक्सपोज करा देंगे तो भी आपको दिखने लग जाता है। तो ये है आपका आरएफएलपी टेक्निक और इसी टेक्निक के बेसिस पे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी क्या होता है, काम किया जाता है। और इनका नेचर कैसा होगा, दैट इज द कोडोमिनेंट नेचर का। मीन्स इनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो दोनों पेरेंट्स से आए हुए हैं, मदर से भी और फादर से भी। सो आरएफएलपी के बाद हम लोग आते हैं आरएपीडी के बारे में, जहाँ जिसका नाम है दैट इज द रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। यहाँ पे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन नहीं कराया जाएगा। और ये वाली जो आपकी टेक्निक है वो पीसीआर बेस्ड टेक्निक है। कैसा है, पीसीआर बेस्ड टेक्निक। यहाँ पे होता यही है कि जो भी आपका डीएनए का सीक्वेंस होता है उसको आप पीसीआर से लेकर के एम्पलीफाई करा देते हैं और उस एम्पलीफाई कराने के बाद जितना भी नंबर ऑफ कॉपी बनता है उसमें आप जो डिज़ायर आपका प्रोब होता है उस प्रोब को क्या करते हैं, डाल देते हैं। जहाँ जहाँ कहीं पे भी आपका वो प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस अगर उस इंडिविजुअल से मिलता है तो वो क्या करेगा, बाइंड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो बाइंड करे ही, और इसका बाइंडिंग करने का पैटर्न ही आपको बताता है कि हाँ ये जो सीक्वेंस हमने प्रोब का डिज़ाइन किया था इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस वहाँ पे मिले हैं। दैट मीन्स ये सिमिलरिटी शो करता है। और उसके लोकेशंस का पता नहीं होगा, दैट इज वाई इसका नाम है रैंडम। मीन्स वो प्रोब कहाँ पे बाइंड करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बाइंड करेगा जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। लोकेशंस क्या होगी, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका 5 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा या आपका 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। दैट इज वाई इसका नाम पड़ा है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। मीन्स पीसीआर टेक्निक को यूज करके जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को एम्पलीफाइड किया गया है उस डीएनए के मॉलिक्यूल्स के एम्पलीफिकेशंस में अगर आपने प्रोब क्या किया है, डाला हुआ है, तो रैंडम प्लेसेस पे क्या करता है, जाकर के बाइंड करता है। मीन्स व्हाट, कि अगर आपके पास सपोज कीजिए एक कोई नॉर्मल आपका जीनोम है, डीएनए है, और एक कोई म्यूटेटेड फॉर्म में है। इस टेक्निक का यूज बेसिकली हम म्यूटेशंस को पता करने के लिए यूज करते हैं आरएपीडी का।
और आरएपीडी से हम म्यूटेशंस का के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो नॉर्मल वाली जो जीन होती है वो और आपकी जो म्यूटेटेड वाली जीन होती है वो, उन दोनों के डीएनए को ले करके हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको एम्पलीफाई करा देते हैं और उस एम्पलीफाई कराने के बाद प्रोब को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब प्रोब हम ऐड करते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में वो प्रोब क्या करेगा, जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिलेगा वहाँ पे बाइंड कर जाएगा। और अगर आपका म्यूटेशन जहाँ पे हुआ रहेगा तो वहाँ पे जो बाइंडिंग होगी वो आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो वॉशिंग वाला जो प्रोसेस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा और फॉर्मली वहाँ पे अच्छे तरीके से बाइंडिंग नहीं होती है। तो जिसके बेसिस पे हम लोग बता पाते हैं कि हाँ ये डीएनए के सीक्वेंसेस में, चूंकि यहाँ पे प्रोब जो डिजाइन किया गया था वो कॉम्प्लीमेंट्री था, तो नॉर्मल वाले में बाइंड किया है, म्यूटेटेड वाले में बाइंड नहीं किया है। दैट इज वाई हम ये बोल पाते हैं कि वहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस क्या हुआ है, अल्टर हो चुका है। तो आरएपीडी का मतलब हुआ रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फी डीएनए। ये आपका पीसीआर बेस्ड एक टेक्निक है, मींस एक मॉलिक्यूलर मार्कर को यूज करने वाला प्रोसेस है, जहां पे डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनका पहले एम्पलीफिकेशन कराया जाता है और उस एम्पलीफाइड डीएनए में प्रोब को क्या करते हैं, डाल देते हैं। जहां जहां कहीं पे भी उस प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिलेगा वो प्रोब जाकर क्या करता है, बाइंड कर जाता है। उस प्रोब की बाइंडिंग का लोकेशंस का एग्जैक्ट पोजिशन हमको पता नहीं चल पाता इस टेक्निक से, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ कहाँ पे उसने बाइंड किया हुआ है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सो आपको बताया जा रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द पीसीआर एम्पलीफिकेशंस ऑफ अ रैंडम सेगमेंट ऑफ अ जीनोमिक डीएनए विद अ सिंगल प्राइमर ऑफ आर्बिट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ओके, सो जितने भी एम्पलीफाइड आपके डीएनए होंगे उन डीएनए का सीक्वेंस, मतलब उनको एम्पलीफिकेशन करा करके वहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐड किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। और ये आपकी क्या होती है, एक पीसीआर बेस्ड टेक्निक होती है। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर मार्कर वाले जो भी आप पढ़ते हैं आरएपीडी, आरएफएलपी और एएफएलपी, उनमें से पीसीआर बेस्ड टेक्निक कौन सी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे डीएनए का, जिसका हमको ये आरएपीडी कराना होता है, उस डीएनए का पहले हम लोग पीसीआर चला करके नंबर ऑफ फ्रेगमेंट क्या करते हैं, ज़्यादा बना लेते हैं। और फिर उसके बाद उसमें जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री आपका डीएनए का प्राइमर होता है उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी आपका उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वो क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। और इस टेक्निक में कहीं पे भी आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा था कि आरएफएलपी में आरई के क्या होता है, ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे पीसीआर की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे आरई की ज़रूरत था। यहाँ पे पीसीआर की ज़रूरत है, यहाँ पे आरई की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ डिफरेंसेस है जिनको आप समझते चलिए। और प्राइमर जो सीक्वेंसेस होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, नोन होंगे, और उन्हीं नोन सीक्वेंसेस से ही हम पता लगाते हैं कि हमारे डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरेशंस आया है कि नहीं आया है। तो आरएपीडी टेक्निक का हम लोग म्यूटेशंस को डिटेक्शंस करने के लिए, म्यूटेशंस को पता करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है ये वाला टेक्निक। तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मार्कर कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस, तो उसके लिए आंसर आप रखें, दैट इज द आरएपीडी। और इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, दैट इज द डोमिनेंट होगा। अब आपको यहाँ पे सवाल थोड़ा, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ रखा है, कोई मार्कर का नेचर अगर आपका ये डोमिनेंट है तो क्या आपका ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएगा, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस? हाँ जी, डोमिनेंट कंडीशंस को होने का मतलब ये हुआ कि एक भी अगर एलिस अगर आपका डोमिनेंट वाला अगर प्रेजेंट रहेगा तो अपना एक्सप्रेशन क्या करेगा, दिखाए। तो होमोजाइगस में तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ साथ आपका हेट्रोजाइगस में भी क्या करेगा, ये दिखाएगा। तो आप इस ट्रेड के बेसिस पे ये पता नहीं कर पाएंगे कि जो डीएनए है आपका वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर होने की वजह से, मींस डोमिनेंट मार्कर होने की वजह से। और आपको ये तो प्रॉब्लम पूछा नहीं जाएगा होमोजाइगस को कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आपसे सिर्फ नेचर पूछा जाता है कि आरएपीडी का, आरएफएलपी का और एएफएलपी का इनका नेचर कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, को डोमिनेंट होता है या कैसा होता है। तो आपने देखा कि आरएफएलपी जो है आपका को डोमिनेंट नेचर का है, दोनों एलिस जो है अलग अलग पेरेंट्स से आए हुए हैं। और यहाँ पे आरएपीडी में आपने देखा कि इनका नेचर कैसा, दैट इज द डोमिनेंट नेचर का है। डोमिनेंट नेचर का जो आपका ड्रॉबैक वो मैंने आपको बता दिया कि इट कांट बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स। सो ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है कि आरएफएलपी में, आरएपीडी में आप क्या करते हैं। सो सिंपल यही है, यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए है, मीन्स आपका डीएनए ए है, डीएनए बी है। इसको आप मान लीजिए कि सपोज ये म्यूटेटेड फॉर्म में है और आपका ये क्या है, वाइल्ड टाइप है।
एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। तो आपने क्या किया, पहले इसके डीएनए को खूब एम्पलीफाई कराया। एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस आपको यहाँ पे नहीं दिखाया गया, आपको सिंपली डीएनए दिखा दिया गया और आपने एम्पलीफाइड डीएनए के सीक्वेंसेस में ये प्राइमर क्या किया, आपने ऐड कर दिया। ये प्राइमर आपको कैसे हैं, नोन है, मतलब आपको पता है कि हाँ इसके पास सीक्वेंसेस कहाँ कहाँ हैं और आप यही जानना चाह रहे हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो डीएनए में कहाँ कहाँ पे हो रही है, क्या कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। तो नॉर्मल वाले में आप देखेंगे कि जैसे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका यहाँ भी प्राइमर बाइंड किया, यहाँ भी प्राइमर बाइंड किया, यहाँ भी प्राइमर बाइंड कर रहा है, इस तरीके से बाइंड आ रही है। जबकि जो म्यूटेटेड वाला होगा वहाँ पे हो सकता है कि आपका 2 ही जगह बाइंड किया, तीसरा जगह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे 4 जगह यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 ही जगह दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो आपके नोन डीएनए के प्राइमर होते हैं उनका जो बाइंडिंग साइट्स होता है वो अलग अलग आता है, राइट। और इसी अलग अलग आने के बेसिस पे जब उनकी जेल रन कराई जाती है तो वहाँ पे बैंड का पैटर्न भी क्या आता है, अलग आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। मींस एम्पलीफाइड किए गए डीएनए में रैंडमली अगर प्राइमर को अगर ऐड किया जाए तो वो रैंडमली कहीं कहीं पे भी क्या कर सकता है, जहाँ जहाँ पे उसको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे क्या करेगा, वो बाइंड कर जाता है। और उसी बाइंड किए हुए डीएनए के फ्रेगमेंट को अगर हम लोग जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा करके बैंड देखते हैं तो बैंड क्या हमको डिफरेंट दिखाई देती है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या समझ में आता है, नंबर पहला कि जैसा कि आपको मालूम है कि आरएफएलपी जो टेक्निक है वो काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है, लेकिन उसके लिए ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इसका ये है कि उसकी जो मतलब करने की जो रेट होती है उसको करने के लिए बहुत ही स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक में आता है वो, और इतना आसान नहीं होता करने के लिए, तो और टाइम टेकन ज़्यादा होता है। और जबकि यहाँ पे अगर आप आरएपीडी की बात करेंगे तो ये कम टाइम में रिजल्ट देने की बात करते हैं कि ये पीसीआर बेस्ड होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको पीसीआर में एम्पलीफिकेशन करा करके प्राइमर को बाइंड करने की बात करनी होती है, तो ये आपका टाइम टेकन क्या करता है, कम लेता है एज कम्पेयर टू द आरएफएलपी के, राइट। और तो इस तरीके से आरएफएलपी की जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है मीन्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो कम होती है। जबकि आपका आरएपीडी का रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, प्रोडक्ट देता है कम से कम टाइम में। तो ये इसका एडवांटेज है एज कम्पेयर टू द आरएफएलपी के लिए। तो आरएफएलपी जो है आपका उसकी रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, थोड़ा कम होती है एज कम्पेयर टू द आरएपीडी के। आरएपीडी का रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या है, आरएपीडी में आप पीसीआर यूज करते हैं, वहाँ पे पीसीआर यूज नहीं करते, यहाँ पे रेसोसियामी यूज नहीं करते, वहाँ पे रेसोसियामी यूज करते हैं। और यहाँ पे प्राइमर का जो सीक्वेंसेस है वो नोन होना चाहिए, जैसे कि पहले भी आपने देखा, वहाँ पे आपका को डोमिनेंट है, यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट होता है। तो इस तरीके से आपके ये हैं, और इनका एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर मार्कर का कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं इसको आप देख लीजिए। असेसिंग वेरिएबिलिटी ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक विद इन स्पीसीज, आप एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स में जेनेटिक वेरिएशंस को पता करने के लिए इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड फिंगरप्रिंटिंग ऑफ जीनोटाइप, किसी भी इंडिविजुअल्स के जीनोटाइप का आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए, फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए आप मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज कर सकते हैं। और एस्टिमेटिंग जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन द स्पीसीज एंड ऑफस्प्रिंग, अगर आप ये मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज करके ये बता सकते हैं कि दो स्पीसीज आपस में कितने क्लोज हैं, कितने क्या हैं, डिफरेंट हैं। अगर उनके आरएफएलपी पैटर्न अगर आपके सेम आते हैं, सिमिलर आता है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये दोनों स्पीसीज आपके एक जैसे से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके इनका जो रिलेशन है काफ़ी क्लोजर है आपके फाइलोजेनेटिक ट्री पे। और जबकि अगर इनका पैटर्न अलग अलग आता है तो आप बता पाएंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री में इनके डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, यहाँ पे ऐसे डोमेन होते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ब्रांचिंग होती है। तो ये ब्रांचिंग जो दिखाती है कि यहाँ अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनमें कितना ज़्यादा, जैसे सपोज कीजिए अगर आपकी ये दो ब्रांचिंग पॉइंट वगैरह आते हैं, इनका ये मतलब होता है कि ये दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से क्या है, ओरिजिनेट हुए हैं और इनमें काफ़ी कुछ क्या है चीज़ें कॉमन होती हैं। जबकि अगर आपका ये इस तरीके से दिखाई देता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये बताता है कि इन दोनों स्पीसीज की जो ओरिजिन हुई है अलग अलग उनके क्या है एंसेस्टर्स होते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा क्या है वेरिएशंस होते हैं। तो आप इन मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्निक को यूज करके किसी भी स्पीसीज का जो जेनेटिक डाइवर्जेंस होता है उसके बारे में भी आप बता पाते हैं कि दो स्पीसीज आपस में कितने क्लोज हैं या आपस में कितने क्या है डाइवर्स मींस फार हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकाई ऑफ क्यूटीएल, क्वांटिटेटिव ट्रैक लोकाई इसको बोलते हैं आप, तो इसको भी पता करने के लिए कि मॉलिक्यूलर मार्कर को आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम यूजफुल कैंडिडेट जीन्स, सो आप कोई भी अगर आपके पास नॉन डीएनए का सीक्वेंसेस है तो उस डीएनए के सीक्वेंसेस की बेसिस पे आप आइडेंटिफिकेशन का भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल आपके एस्पेक्ट्स हैं मॉलिक्यूलर मार्कर के। अभी एक मॉलिक्यूलर मार्कर एक और बचा हुआ है, दैट इज एएफएलपी के बारे में। तो एएफएलपी का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन भी हो रहा है और साथ साथ में यहाँ पे फ्रेगमेंट के लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो टेक्निक होती है वो दोनों आपके आरएफएलपी के और आरएपीडी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है।
तो RFLP, RAPD आपने देखा और पढ़ा कि क्या होता है। तो RFLP के जैसे यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाएगा, और RAPD के जैसे यहाँ पे क्या किया जाएगा, PCR टेक्निक का क्या होगा, यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को कॉम्बिनेशन करा देते हैं। तो मतलब कि आप मतलब आप PCR टेक्निक को यूज करके पहले उसे एम्पलीफाई भी कर लेते हैं और फिर आप उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं, डाइजेस्ट भी करा देते हैं। तो डाइजेस्ट कराने के बाद जो फ्रेगमेंट आता है, उस फ्रेगमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं, आप उसके एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ RFLP एंड RAPD रिक्वायर्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड PCR एंड टू ओवरकम द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द RAPD एंड RAPD AFLP was developed। तो जो आपका रिप्रोडक्शंस करने की रेट थी आपके RAPD की, उसके कंपेरिजन में ये क्या होता है, ज़्यादा, मतलब ये दोनों चीज़ों को दे पाता है। आपके RFLP वाले प्रिंसिपल का भी काम कर जाता है और RAPD वाले का, तो इसका रिप्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा होता है और दोनों को चूंकि कंबाइंड मिला करके काम भी कर जाता है। दैट इज़ वाई ये बेस्ट कैंडिडेट क्या है, माना जाता है। इसका नेचर आपका डोमिनेंट भी हो सकता है, को डोमिनेंस दोनों हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए, और याद रखने के लिए आपको यहाँ पे एक दे देते हैं कि आपका एक क्या है, RFLP है, दूसरा क्या है आपका RAPD है, और तीसरा क्या है आपका AFLP है। तो इनको याद रखने का सिंपल सा तरीका आपका ये सीक्वेंस में याद रखिए। पहले ये दोनों RAPD जो होता है, मतलब RFLP जो है वो क्या है आपका, दैट इज द को डोमिनेंट नेचर का होता है, और RAPD जो होता है आपका कैसा है, दैट इज द डोमिनेंट नेचर का होता है, और ये दोनों हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ बताया जा रहा है कि AFLP दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये दोनों क्या है आपके, एक आपका क्या है, को डोमिनेंट है, मीन्स ये RFLP हो जाएगा, RFLP हो जाएगा, और आपका ये डोमिनेंट जो नेचर है किसका है, दैट इज द RAPD का हो जाएगा। तो इन दोनों का ही मिला जुला जो फॉर्म है वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज द AFLP के नाम से जाना जाता है। तो एम्पलीफाइड जो DNA के फ्रेगमेंट होते हैं, अगर आप उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं तो उनके फ्रेगमेंट में जो वेरिएशंस आती है, उन वेरिएशंस को हम लोग एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे आप इसको देख लिए। तो इसको देखते हैं फिगर के से कि क्या ये बताना चाह रहा है आपको RFLP का प्रोटोकॉल। तो सिंपली AFLP का, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशन में आपको दिखाया जा रहा है कि आपके DNA के जीनोम है, मींस जीनोमिक DNA है, और इनका क्या किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया है, डाइजेशन कराया गया। तो डाइजेशन कराने के बाद ये फ्रेगमेंट छोटे छोटे कट हो गए हैं। कट होने के बाद आपका फिर यहाँ पे मतलब उनको लाइगेट करने के लिए अडाप्टर मॉलिक्यूल्स का जरूरत पड़ी, मीन्स यहाँ पे यूज किया गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्राइमर सीक्वेंसेस क्या किया गया, ऐड किया गया, मीन्स मेल्ट कराने के बाद। तो जहाँ जहाँ कहीं पे भी आपका ये प्राइमर जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पाएगा, उसको क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद फिर आपका वो जो पैटर्न जो होगा वो आपको दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या वेरिएशंस आ रही है। मतलब ये जो बाइंडिंग पैटर्न होगी, इसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं फ्रेगमेंट के लेंथ के बारे में, या फिर एम्पलीफाइड जो DNA का फ्रेगमेंट होगा उसके नंबर और उनके लेंथ के बारे में क्या करते हैं, बता पाते हैं। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर जो मार्कर हैं वो बेसिकली आपके क्या हैं, इनका रोल क्या है, आपको बता दिया गया कि ये आपके जेनेटिक वेरिएशंस को पता कर लेते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनको भी, म्यूटेशंस को भी पता कर पाते हैं, फोरेंसिक साइंस में भी इनका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो मार्कर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो ये था आपका RFLP, RAPD और AFLP के बारे में। अब हम लोग कंपेरिजन देख लेते हैं, कंपेरिजन में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ आपका यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये आपका जो माइक्रोसेटेलाइट्स होता है ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो आप इसको ध्यान नहीं दीजिए। यहाँ पे देखते हैं RFLP, ये नंबर पहला मैंने पढ़ाया था, दूसरा आपका RAPD नंबर दूसरा है, और इसके बाद AFLP जो कि नंबर थर्ड है। तो इसको आप देखिए RFLP के बारे में कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा वो क्या होगा, मीन डाइजेशन कराया जाएगा, और इसके बाद एनालिसिस जो होगी सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू कराया जाता है। प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है इस वाले केसेस में, RFLP के केसेस में। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि RAPD के केस में प्राइमर का रिक्वायरमेंट क्या होगा, और जबकि RFLP केस में नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रोब होता है, राइट, जो कि रेडियो लेबल्ड होते हैं। तो आप इससे यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है। तो RFLP केस में क्या होगा, आपका प्रोब होगा और वो भी रेडियो लेबल्ड होगा। और जबकि आपका AFLP के केस में आपका प्राइमर रहेगा। तो यहाँ पे आपके दोनों केसेस के लिए क्या है, प्राइमर होंगे, जबकि RFLP के लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और प्रोब की अगर बात किया जाए तो प्रोब के केसेस में अगर देखें तो यहाँ पे RAPD में प्रोब नहीं है, जबकि आपका RFLP में प्रोब होता है, और AFLP में प्रोब नहीं होता। तो AFLP और RAPD इन दोनों के केस में हम प्राइमर का यूज करते हैं। और प्राइमर और प्रोब में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इनका क्या स्पेसिफिक फंक्शन होगा ये भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, तो जैसा कि आपने देखा कि RAPD में कोई आइसोटोपिक की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि आपका इसमें क्या होगा, पड़ेगा, मीन्स इसमें RFLP में होता ही है। यहाँ पे दोनों हो सकता है। तो बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि AFLP जो होता है दोनों कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनका नेचर डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट कैसा होगा, तो आपने यहाँ पे देखा कि RAPD का नेचर कैसा होगा,
डोमिनेंट होगा, RFLP कैसा होगा, कोडोमिनेंट होगा। इसका नेचर आपका दोनों में से कोई हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है और आपका एक तरीके से कोडोमिनेंट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म डेटम की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म ये मीडियम शो करता है, ये भी आपका मीडियम शो करता है और ये भी आपका मीडियम शो करता है। ये बारे में हमको नहीं पढ़ना। और इसके बाद आपका रिलायबिलिटी क्या है, ये इंटरमीडिएट है, ये हाई है और ये हाई है। मतलब कि जो आपका RAPD होता है वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि RFLP और AFLP जो होते हैं वो हाई शो करते हैं। लेकिन अगर किया जाए कि RFLP और RAPD में ज़्यादा फास्ट रिजल्ट या ज़्यादा अच्छा कौन देगा, तो RFLP का अपना एक अलग यूज है। ये आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करता है, जबकि RAPD म्यूटेशंस को कॉज कर, मीन्स म्यूटेशंस जो हुए रहते हैं उनको पता करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये इनके कुछ कंपैरेटिव हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, नंबर पहला ये प्राइमर और प्रोब वाले से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्राइमर और प्रोब वाले का। दूसरा आपका बन जाता है रेडियो आइसोटोप्स का, कि किसके केसेस में रेडियो आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। तीसरा का बनता है नेचर से, ये डोमिनेंट है या नहीं। ये चार प्रॉपर्टी आप इन तीनों के लिए अच्छे से याद रखिए कि किस केसेस में आपका प्राइमर यूज किया जाएगा, किस केसेस में प्रोब यूज किए जाएंगे, किस केसेस में आपका रेडियो लेबलिंग की जाती है और किस केसेस का नेचर डोमिनेंट या को डोमिनेंट होता है। ये आपसे 4 पॉइंट हैं जहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉसिबल यूज आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ किसका कहाँ पे यूज करते हैं, और RFLP की जो टेक्निक है वो किस चीज़ पे, मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होता है वो कौन से टाइप के मॉलिक्यूलर मार्कर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। ये सब सारे पॉसिबल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये टेबल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना करके रख लीजिएगा। ये और खास करके ये जो 4 पॉइंट मैंने लगा दिए ये वाले, प्राइमर, प्रोब, रेडियो आइसोटोप्स एंड डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट नेचर। तो ये था आपका पूरा मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्लॉटिंग के बारे में। ब्लॉटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप जो जेल में DNA आपने रन कराया हुआ है या प्रोटीन आपने जो रन कराई हुई है, उस रन किए हुए जेल को किसी आप एक शीट पे क्या करते हैं, एक तरीके से कॉपी करते हैं, मीन्स उसको उस ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो ब्लॉटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे जो DNA आपका जेल में रन किया हुआ है, जो प्रोटीन्स आपकी जेल में रन की हुई है, उन प्रोटीन्स को सेम उसी लोकेशन पे एज इट इज़, जिस पोजिशन पे वो थे उसी लोकेशंस पे क्या करते हैं, आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। परमानेंट आपकी जो शीट होती है उस शीट पे, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ ब्लॉटिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लॉटिंग टेक्निक क्यों यूज करते हैं, क्या इसका पर्पज होता है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो पहला आपसे प्रॉब्लम यहाँ से पूछा जाता है कि ब्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए किया जा सकता है। क्या कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिक्यूल्स के लिए ब्लॉटिंग टेक्निक यूज की जाएगी, तो आंसर इज नो। क्या लिपिड के लिए किया जाएगा, तो आंसर इज नो। क्या विटामिन के लिए किया जा सकता है, तो आंसर इज नो। सिर्फ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड है, मीन्स जिनका आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट का इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है? हाँ जी, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है कार्बोहाइड्रेट में जो, अच्छा। सो आपके जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें से आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है जिनका हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं ड्यू टू द चार्जेज एंड मॉलिक्यूलर मासेस, राइट। कार्बोहाइड्रेट जो माइटीज होती हैं इन पे कोई चार्जेस नहीं आते हैं, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो चार्जेस हम डेवलप करके उनको सेपरेट आउट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है, दैट इज वाई इनको हम नहीं कर सकते। तो जिन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करा सकते हैं, या मैं पूछ रहा था कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक एज ए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आल्सो न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स का ब्लॉटिंग टेक्निक आप करा सकते हैं या कौन से मॉलिक्यूल्स का आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं? ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर के बारे में देखा कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड हैं जो कि ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका कि हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करा सकते हैं उन्हीं के लिए ब्लॉटिंग टेक्निक हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में आपका DNA RNA दोनों आ जाते हैं। तो ब्लॉटिंग जो टेक्निक होती है वो DNA RNA और प्रोटीन्स के लिए क्या की है, यूज की जाती है। इसका मेन जो पर्पज़ एंड गोल है वो क्या है, वो यही होता है कि जो भी आपने
जेल को जब आपने कास्ट करके रन कराया तो इस जेल पे दिखाई देने वाले जो डीएनए के आपके बैंड थे, इन डीएनए चूंकि यहाँ पे ये जो जेल होता है ना, इसमें अगर आप कोई प्रोब को अगर आप बाहर से डालेंगे तो ये प्रोब यहाँ पे जाकर के इंटर नहीं कर पाता है, राइट। और आपको इन डीएनए सीक्वेंसेस का फर्दर क्या करना है, यूज करना होता है, बाइंडिंग पैटर्न देखना होता है कि हाँ वो बाइंड कर रहा है नहीं कर रहा है, सीक्वेंसेस हैं कि नहीं है। तो चूंकि इस जेल में आपका बाहर से अगर कोई चीज़ अगर आप डालेंगे तो जाकर के एंटर नहीं कर पाता। जो भी कुछ आपको डालना है जेल बनाने के टाइम पे, जब जेल कास्टिंग करते हैं उसी टाइम पे क्या करना होता है, मिक्स कर देना होता है। अगर आप एक बार जेल सॉलिडिफाई हो गया, जेल बन गया, आफ्टर दैट अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे डालेंगे तो आपके यहाँ पे आके इंटर नहीं कर पाएगा। तो इस डीएनए पे अगर हमको कोई प्राइमर का या कोई प्रोब की बाइंडिंग अगर हमको कराना है तो ज़रूरी है कि इस डीएनए को यहाँ से निकाल करके किसी एक परमानेंटली सीट पे क्या करें, हम ट्रांसफ़र करें। तो उसी चीज़ को करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको हम ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो जेल होता है, इस जेल से इस मटेरियल को सेम उसी लोकेशंस और सेम उसी ओरिएंटेशंस पे एक मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जिसको आप ब्लॉटिंग सीट के नाम से भी जानते हैं या ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी परमानेंट सबस्ट्रेट का प्रोवाइड करने का काम करती है। इसको क्या करते हैं, इस पर ट्रांसफर कर देते हैं तो आपका ये डीएनए जिस पोजीशंस पे आपको जेल पे दिखाई दे रहा था उसी जेल पे पोजीशन पे क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। अब आप यहाँ पे जो भी कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं, मीन्स देना चाहते हैं, चाहे आप वो प्राइमर देना चाहते हैं, चाहे आप वो प्रोब देना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन करा सकते हैं, प्रोब या प्राइमर का। तो फॉर द डिटेक्शन पर्पस जो भी आप डीएनए का रन कराते हैं, उन डीएनए का आप क्या करना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखना चाहते हैं, उनसे कोई स्पेसिफिक आप प्राइमरी या प्रो को बाइंड करा करके देखना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको डीएनए का फ्री फॉर्म में आना ज़रूरी है। और ऐसा करने के लिए मतलब ये जो जेल होता है वहाँ पे आपकी चीज़ें इंटर नहीं कर पाती, तो जेल से ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पे, एक मेम्ब्रेन पे जिसका नाम है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को हम ब्लॉटिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लॉटिंग टेक्निक का मीन क्या है, कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है। तो उसका मीन होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स आपके जेल में दिखाई दे रहे थे, या प्रोटीन हो, आरएनए हो या डीएनए हो, और उस मॉलिक्यूल्स को उनके सेम पोजीशंस पे किसी परमानेंट मेम्ब्रेन पे, किसी परमानेंट सरफेस पे क्या किया जाए, आपको उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग ब्लॉटिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। ये ब्लॉटिंग टेक्निक कई तरीके की होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये तीनों टेक्निक से आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी टेक्निक का यूज़ करके आप डीएनए का या आरएनए का या प्रोटीन का एनालिसिस आप कर पाते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये जो डिस्कवरी की गई थी वो डीएनए के लिए की गई थी, जिनका साइंटिस्ट के जो डिस्कवरर थे उनका नाम था, उनके नाम की बेसिस पे सदर्न ब्लॉटिंग का नाम दिया गया। फर्दर जब ये आरएनए के लिए डिस्कवरी किया गया और प्रोटीन्स के लिए डिस्कवरी किया गया, तो इसी के सिनोनिम्स में, मीन्स आपके मिलते जुलते वर्ड से क्या किया गया, नामनक्लेचर इनका कर दिया गया। तो आरएनए के लिए और प्रोटीन्स के लिए जो टेक्निक आपकी यूज की जाती है वो कुछ इस तरीके से। आरएनए के लिए आप क्या करते हैं, नॉर्दर्न यूज करते हैं, और आपका जो प्रोटीन होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, वेस्टर्न यूज करते हैं। तो इस तरीके से इनका ये नाम पड़ा। इनके नाम से कहीं पे से भी कोई डायरेक्शंस का या किसी साइंटिस्ट के नेम का मतलब नहीं है। साइंटिस्ट का नेम सिर्फ सदर्न था, और इन्होंने चूंकि पहले डीएनए के एनालिसिस करने के लिए टेक्निक का डिस्कवरी की थी, बाद में चल करके ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स मीन्स आरएनए और प्रोटीन्स के लिए जो टेक्निक बनी, इन्हीं के नाम से मिलते जुलते नाम को क्या किया गया, उठा लिया गया, मीन्स नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो सदर्न ब्लॉटिंग फॉर द डीएनए, नॉर्दर्न फॉर द आरएनए एंड वेस्टर्न फॉर द प्रोटीन्स। ये तीन चीज़ें आप तो पहले याद रखिए। तो इसको याद रखने के लिए सदर्न का आपको पता रहता ही है कि हाँ डीएनए के लिए किया गया था, क्योंकि सबसे पहले यही डिस्कवर किया गया था। नॉर्दर्न में और वेस्टर्न में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्दर्न को याद रखने के लिए नॉर में आपका आर आता है, तो ये आरएनए के लिए हो जाता है। तो नॉर फिर मीन्स आरएनए के लिए, बाकी आपका जो वेस्टर्न बचा वो किसके लिए, दैट इज द प्रोटीन के लिए। ओके तो इस तरीके से ये टेक्निक आपकी है प्लॉटिंग की। इनके तीन टाइप्स हैं, और इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे इनका क्या प्रोटोकॉल होता है और किस तरीके से यूज किए जाते हैं। सब आपसे जो प्रॉब्लम बनने की पॉसिबिलिटी है वो यही पूछा जाता है कि हाँ इस टेक्निक का आप यूज करके कौन से मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस कर पाते हैं। तो एक लाइन का आंसर है, सदर्न प्लॉटिंग के लिए डीएनए, नॉर्दर्न के लिए आरएनए, मीन्स आरएनए के लिए नॉर्दर्न, और प्रोटीन्स के लिए वेस्टर्न टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं, राइट। और ये सदर्न जो ब्लॉटिंग होती है आरएफएलपी टेक्निक पे क्या करती है, बेस्ड होती है, जैसा कि आप अभी पहले वहाँ पे देख रहे थे। और ये क्या है, एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है जहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, बेस पेयरिंग हो जाती है, किससे, आपके
जो भी डिज़ायर्ड डीएनए के सीक्वेंसेस है और जिनको आप जिनसे पेयरिंग कराना चाहते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उससे आपका क्या होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के बाइंडिंग हो जाती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ डीएनए फ्रॉम द मिक्सर। किसी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपके जो डीएनए के पड़े हुए हैं, उन डीएनए के सीक्वेंसेस में से किसी एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सदन ब्लॉटिंग आप करा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के सीक्वेंस को ले करके आप क्या करें, उसमें डाल दीजिए, तो जहाँ पे पेयरिंग आपकी हो जाएगी, मीन जहाँ पे आपका बाइंडिंग होगा वो वाला डीएनए का सीक्वेंस क्या हो कहलाएगा। तो सदर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो डीएनए के एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती है। इसमें आप यूज क्या करते हैं, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करते हैं, ट्रीट कराते हैं, फिर आप जेल के इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, फिर इसके बाद उसको जो डबल स्टैंडर्ड आपके डीएनए होते हैं उनको पहले सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे अल्कलाइन ओएस से क्या करते हैं, मीन्स NaOH से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो जिससे कि आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे, और ट्रांसफर करने के बाद जस्ट अ मिनट, हेलो जी सर। अच्छा, चलिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। जी जी सर। ठीक है सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हम उसको कल देखते हैं। डीएलडब्ल्यू का एक मैकेनिक है जिसका मेरे पास नंबर है, हम उसी उसी से ही बात करते हैं। डीएलडब्ल्यू में उसकी शॉप है, तो उससे हम बात कर लेते हैं। अगर वो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो उसे बुला लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या नाम से दुर्गा कुंड वाले को भी देखेंगे, आ जाते हैं लोग। ये MSM वाले के यहाँ, पीपी वाले के यहाँ। हाँ सर, प्रिंटर वाले का नंबर है जो आकर के बनाता है ना ये प्रिंटर और ये सब इसका। हाँ हाँ उसका। नहीं सर, उसको फ़ोन करें तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका, कल हो जाएगा सर। जी, ठीक है सर, ठीक। ठीक है सर, ठीक। हाँ, हाँ सर, हम समझ गए कल। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल। ठीक ठीक है सर, ठीक है। गुड नाइट सर। हेलो। हाँ, हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शंस, एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट कॉल था, सर का कॉल आ गया था तो बात करना ज़रूरी था, दैट इज़ वाई मैंने म्यूट कर दिया था। सो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे स्टेप्स में साधारण ब्लॉटिंग को लेकर के। तो यहाँ पे देखा गया कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको ट्रीट करा देते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, और इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद चूंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए आता है तो उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए अल्कलाइन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसका ट्रीटमेंट करा देने के बाद फिर जब ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लेते हैं, मीन्स आपका ब्लॉटिंग टेक्निक यूज कर लेते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद फिर वहाँ पे जो आपका प्रोब होगा उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद फिर उसकी वॉशिंग करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस मिलेगा, वहाँ पे वो बाइंड किया रहेगा, बाकी जितने भी अनबाइंड वाले आपके प्रोब होंगे सब वॉश आउट हो जाते हैं। फिर वॉशिंग करने के बाद जब आपका बचता है मीन्स बाइंडिंग वाले, उनको क्या करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से क्या करते हैं देख लेते हैं, मीन्स वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और फिर उनको हम रेडियोग्राफी टेक्निक से देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं कि अच्छा कहाँ कहाँ पे आपका प्रोब बाइंड किया हुआ है। सो इस टेक्निक को बेसिकली हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी आपको किसी डीएनए के मिक्सर में से एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंसेस को क्या करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, सपोज कि अगर आपका पूरा ये एक वेल्स है और इसमें कई सारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं और आप चाहते हैं कि कोई एक डीएनए का सीक्वेंस स्पेसिफिकली हमको पता करने के लिए, तो उस डीएनए के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री आप क्या करते हैं प्रोब डिजाइन करते हैं, मीन्स प्रोब बना लेते हैं और उस प्रोब को आप रेडियो लेबल क्या करते हैं कर देते हैं। रेडियो लेबलिंग इसलिए क्योंकि आपका जो यहाँ पे टेक्निक है वो यूज की जा रही है वो रेडियो ऑटोग्राफी है, तो जो लाइट इमिट आउट होती है उसी लाइट को क्या करता है वो डिटेक्ट करता है। तो आपने जिस डीएनए को लिया है उस डीएनए को लेकर के पहले आपको क्या कराना है, ट्रीटमेंट कराना होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। इसका यहाँ पे फिगर देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये जीनोमिक आपका डीएनए है मींस, और इसको क्या किया गया क्लीव कराया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, छोटे छोटे क्या बने आपके फ्रेगमेंट्स बन गए और इन सारे फ्रेगमेंट्स का क्या किया आपने जेल रन करा दिया और जेल रन कराने के बाद आपको कुछ इस तरीके से बैंड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इन बैंड को आपने फिर इस वाले डीएनए के सीक्वेंसेस को क्या किया आपने ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पे आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल वाला बनाने का प्रोसेस नहीं दिखाया गया है, तो आपने इसको क्या किया ट्रांसफर कर लिया है किस पे, नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे, मींस आपकी ये ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाएगी। और इस पे जब आपका यहाँ पे ट्रांसफर किया गया तो फिर इसके बाद आपको प्रोब को क्या किया गया ऐड कर दिया गया और प्रोब को ऐड करने के बाद जहां जहां कहीं पे उस डीएनए के फ्रेगमेंट में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स मिलेंगे वो प्लेयर क्या करेगा वहाँ पे बाइंड कर लेगा और इसके बाद फिर से क्या करते हैं उसको आप वॉश आउट कर देते हैं, मीन्स वॉशिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। देन आफ्टर फिर आप रेडियो ऑटोग्राफी से क्या करते हैं उसको विजुअलाइज करने का काम करते हैं। अगर जहां जहां पे आपकी बाइंडिंग हुई रहती है वहां वहां पे लाइट क्या होता है इमिट आउट होता है और उस लाइट के एमिशंस को ही ये डिटेक्ट करने का काम करता है ऑटो रेडियोग्राफी, जिससे कि आप बता पाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंसेस में ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट पाया जा रहा है। ओके, सो इस तरीके से आपका ये सदर्न ब्लॉटिंग है जो कि डीएनए के एनालिसिस करने के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए और ये आपका आरएनए के एनालिसिस के लिए यूज किया था, मींस स्पेसिफिक अगर आपको आरएनए मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस अगर करना है तो आप इसको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो सो ये जो टेक्निक है वो क्या है, टेक्निक यूज इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन बाई डिटेक्शन ऑफ आरएनए, मींस आरएनए मॉलिक्यूल्स का अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर आरएनए का क्या एक्सप्रेशन हो रहा है इसकी एनालिसिस आप करना चाहते हैं, कितना लेवल ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल से बन रहा है, तो उसके लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का क्या करते हैं यूज करते हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आरएनए की एनालिसिस हो रही है तो आरएनए मॉलिक्यूल्स पे क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर पाएगा, तो आंसर इज नो। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे काम करेगा, आपका डीएनए पे काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज नहीं होगा। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका आरएनए का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, फिर इसके बाद आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, फिर इसके बाद आप ब्लॉटिंग टेक्निक यूज कराएंगे, फिर आप प्रोब यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। जहाँ कहीं पे भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई देगा वहाँ पे बाइंड कर जाता है। तो ये आपका क्या है, सैंपल है, सैंपल से आपने डीएनए आरएनए को क्या किया आइसोलेट किया हुआ है। आरएनए आइसोलेशन की प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू द डीएनए आइसोलेशन के लिए, और यहाँ पे जो आप मेथड यूज करते हैं दैट इज सी टैब मेथड यूज किया जाता है ज़्यादातर केसेस में, और इस मेथड को यूज करके आप आरएनए आइसोलेट करते हैं। आरएनए के आइसोलेशंस में कई सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि यहाँ पे थोड़ा पढ़ाना भी मुश्किल है क्योंकि फिर बाकी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। जब हम लोग टेक्निक पढ़ेंगे आइसोलेशंस वाला तो वहाँ पे देख लेंगे। तो सैंपल से पहले क्या करना है, आरएनए का आइसोलेट करना होता है। आरएनए को आइसोलेट करने के लिए सिंपल से कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है, पॉली ए टेल वाली जो होती है, पॉली ए टेल वाली जो होती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं यूज करते हैं, राइट। जैसा कि आपको पता है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पॉली ए ग्रुप पाया जाता है, मींस आपका जो 5 प्राइम से 3 प्राइम ग्रुप जो ग्रुप होता है, यहाँ 3rd प्राइम पे क्या पाया जाता है, ढेर सारे एडेनिन ग्रुप पाए जाते हैं, राइट। तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है उसको पॉली टी आपका जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं उनके एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं आप यूज करते हैं। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये जो कंटेनर होता है इस कंटेनर में ऐसे बीट्स लगे हुए होते हैं और इन बीट्स पे ही आपका क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इन बीट्स पे आपका क्या रहेगा, पॉली ए टेल रहता है। तो जहाँ कहीं पे भी आपको पॉली टी टेल, तो जहाँ कहीं पे पॉली ए मिलता है वो सब क्या करेगा आपका बाइंड कर जाता है, बाकी सारा चीज़ क्या होता है आपका वॉश आउट हो जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि अगर आपने सपोज जैसे
आपने आरएनए को आइसोलेट किया हुआ है, तो आरएनए में तो सारा आरएनए होगा ना, मीन्स आपका एमआरएनए होगा, टीआरएनए होगा, आरआरएनए होगा। और आपको अगर एक्सप्रेशन देखना है तो सिर्फ आप किसका देखते हैं, एमआरएनए का देखते हैं। तो पूरे आरएनए के पॉपुलेशन में से आप सिर्फ एमआरएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे, इससे सवाल आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आप वहाँ पे याद रखिए, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं, जहाँ पे जो बीड्स होते हैं उन बीड्स में लगे हुए जो आपके सॉलिड मैट्रिक्स पे जो आपके अटैचमेंट होंगे वो क्या होगा, पॉली टी होगा। तो पॉली टी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की अटैचिंग कराई जाती है कहाँ पे, सॉलिड मैट्रिक्स पे, इन द केस ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जिससे कि जब आप आरएनए के सैंपल को यहाँ पे ऐसे रन कराते हैं लाइक दैट, इस तरीके से सैंपल को यहाँ पे आपने डाल दिया, तो चूंकि यहाँ पे सरफेस पे पहले से क्या है, पॉली आपका टी है, और टी और ए के बीच में क्या होता है, आपका बाइंडिंग होगा। तो इस तरीके से क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है, और बाकी जो आपके आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं क्या होते हैं, निकल जाते हैं। सो इस तरीके से आपका जो पर्टिकुलर आपका जो एमआरएनए होगा, मीन्स एमआरएनए यहाँ पे निकल जाता है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशंस की बात करते हैं कि आपका कितना एमआरएनए मॉलिक्यूल से बन रहा है, कितना उसका एक्सप्रेशंस हो रहा है, तो हम एमआरएनए के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग वैसे सारे आरएनए के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक्सप्रेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे एमआरएनए के का कंसिडर करते हैं। तो उस एमआरएनए को यूज करने के लिए, मीन्स सेपरेट आउट करने के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो लगे हुए कॉलम मैट्रिक्स पे आपके सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पॉली टी वाले होते हैं। इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपने स्टेप में देखा कि आप सैंपल को आइसोलेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, फिर आपको यहाँ पे ये जेल का बैंड दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करने के बाद आपका जो यहाँ पे प्रोब है जिसका डिजाइन आपने करवाया हुआ है, मीन्स नॉन सीक्वेंसेस होते हैं, इनको आप यहाँ पे डाल देते हैं। फिर आप इसको यहाँ पे वॉशिंग कर देते हैं। फिर इसके बाद जो जितने भी हाइब्रिड वाले सीक्वेंसेस होते हैं उनकी आप ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, और ये पैटर्न का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो इस तरीके से जो टेक्निक आपको ये बताई गई, इसका नाम है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, जो कि आरएनए एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लास्ट आता है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसको हम प्रोटीन के एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स किसी भी सैंपल सॉल्यूशंस में अगर हमको प्रोटीन का एनालिसिस अगर करना है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमें प्रेजेंट है कि नहीं है, उनके क्वांटिफिकेशंस करने के लिए, तो हम वेस्टर्न टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स। सो जिस तरीके से आप मिक्सचर ऑफ डीएनए में से किसी एक स्पेसिफिक डीएनए को यूज करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं, इन द सेम वे प्रोटीन के मिक्सचर में से आप पर्टिकुलर प्रोटीन्स को फाइंड आउट करने के लिए जिस टेक्निक का आप यूज करेंगे उसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। इस चीज के बारे में आपको मैं इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे आपको एलाइजा पढ़ाया था। तो वहाँ एलाइजा के केसेस में आपने देखा था कि जब कोई एंटीबॉडी किसी एंटीजन से बाइंडिंग करता है तो वो उसके स्पेसिफिक प्रोटीन के प्रेजेंस होने की क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन कहलाती है। हमको एंटीजन का से पता रहता है और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर साइज के कॉम्प्लीमेंट्री साइज वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट, मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो वहाँ पे भी हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस केसेस में भी आपका वही है कि प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी को पता करने के लिए, एक आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इस मेथड में क्या आपका लेबल्ड होता है एंटीबॉडी अगेंस्ट द पर्टिकुलर प्रोटीन्स, जो कि आपके प्रोटीन है उनके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी क्या किया था, लेबलिंग की जाती है, और उसको उसकी बाइंडिंग के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हाँ वो प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी के लेबलिंग से मतलब ये हुआ, एंटीबॉडी दो तरीके के यूज किए जाते हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसा कि आपने एलाइजा के केस में देखा था। प्राइमरी जो एंटीबॉडी होते हैं वो जो सबस्ट्रेट आपका वहाँ पे जो प्रोटीन है उसका जाकर क्या करता है, बाइंड करता है, और प्राइमरी एंटीबॉडी के सरफेस पे सेकेंडरी एंटीबॉडी के से बाइंडिंग करने के लिए क्या होता है, सबस्ट्रेट पाए जाते हैं। तो जैसे सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो वहाँ पे जो आपके प्रोब्स होते हैं वो सेकेंडरी एंटीबॉडी में टैग किए रहते हैं, जो कि रेडियो लेबल्ड होते हैं। बाइंडिंग होने की वजह से लाइट क्या होता है, इमिशन वहाँ पे होना शुरू हो जाता है, और उसी के लाइट की इमिशन के बेसिस पे इस बात का कंफर्म होता है कि यहाँ पे बाइंडिंग हुई है और वो पर्टिकुलर काइंड का प्रोटीन आपका प्रेजेंट होता है। तो सैंपल से पहले आप डीएनए को, प्रोटीन को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस दोनों के लिए चलता है, डीएनए के लिए भी चलता है और आरएनए प्रोटीन्स के लिए भी चलता है। तो प्रोटीन्स के लिए कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाएंगे, और डीएनए के लिए? वेरी गुड।
तो कभी-कभी आपसे ये भी सवाल पूछ दिया जाता है। सो इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पे किया जाता है। देन उसके बाद आप एंटीबॉडी जो कि लिगैंड बाइंडेड होता है उसको आप ऐड करते हैं और उसकी बाइंडिंग देखी जाती है, मीन्स पेयरिंग देखी जाती है और उसको फिर क्या करते हैं, विजुअलाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है इस फिगर के हेल्प से कि मान लीजिए आपका ये डीएनए का सैंपल, मतलब ये सैंपल है जहाँ से आपने इसको बफर बना करके प्रोटीन को आइसोलेट किया हुआ है। और किसी भी सैंपल से प्रोटीन्स को आइसोलेट करने के लिए जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसका नाम है ब्रेडफोर्ड मेथड, राइट। ये भी कभी-कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है। तो ब्रेडफोर्ड मेथड जो होता है उस मेथड को यूज़ करके आप चाहे प्लांट से हो, चाहे बैक्टीरियल सेल से हो, चाहे एनिमल सेल्स से हो, प्रोटीन को आप क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला स्टेप आपको दिखाया जा रहा है सैंपल प्रिपरेशंस में, मीन सैंपल आपको कैसे पहले सेल्स को आप क्या करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं। उस होमोजेनाइज करने के बाद ये ब्रेडफोर्ड मेथड को फॉलो करते हैं, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएजेंट यूज किए जाते हैं, तब जाकर के आप प्रोटीन क्या करते हैं, आइसोलेट कर पाते हैं। और उस प्रोटीन के सैंपल का फिर आप क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद जो आपकी बैंड पैटर्न आती है, ये जीएल पे आपको दिखाई दे रही है, इसको फिर आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं मेम्ब्रेन पे, मीन्स ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद आप क्या करते हैं, फिर वहाँ से एंटीबॉडी जो कि आपका लेबल्ड होता है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये मेम्ब्रेन पे आपका ट्रांसफर वाला ये पार्ट है और प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड किया गया जो कि इससे जाकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा। और इसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है वो आपका लाइगेंड मींस जो प्रोब होते हैं उनसे कॉन्जुगेटेड होता है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडीज क्या करती है, बाइंड करती है। और बाइंडिंग करने के बाद आपका यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ में ये रिएक्शन होगा, तब जाकर यहाँ पे लाइट देता है। जिस तरीके से आपने एलाइजा में देखा था, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी का मतलब ये होगा कि प्राइमरी एंटीबॉडी जो होता है वो पर्टिकुलर वो जो आपके एंटीजेंस हैं या पर्टिकुलर काइंड के जो प्रोटीन्स हैं उनसे बाइंड करता है। और प्राइमरी एंटीबॉडी का जो एफसी साइट्स मीन्स एफसी जो रीजन होता है उस रीजन से सेकेंडरी एंटीबॉडी के जो एफएबी रीजन होते हैं, मीन्स यहाँ वाले पे आप देखिए तो इस एंटीबॉडी का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एफसी रीजन। जो लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ चुके हैं उनको समझने में कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने क्लास नहीं लिया हुआ उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पे ये एंटीबॉडी है, तो इसका एंटीबॉडी का ये वाला जो पार्ट होता है उसको आप FAB बोलते हैं, मीन्स फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। और ये वाले पार्ट को आप FC रीजन बोलते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो प्राइमरी एंटीबॉडी के जो आपके FC रीजन्स होते हैं उनके पास बाइंडिंग पॉइंट होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी के FAB रीजन, मीन्स यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। और सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में क्या होता है, आपका एक एंजाइम लगा होता है और उस एंजाइम से लगे हुए आपके क्या होते हैं, सब वो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ये एंजाइम यहाँ पे बाइंड करेगा तो इस सबस्ट्रेट जो होता है वो आपका ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा सबस्ट्रेट को। तो सबस्ट्रेट जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे लाइट का क्या करता है, इमिशन करता है। तो ये तभी होगा जब आपका प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड किया रहेगा और अब आपका प्राइमरी एंटीबॉडी से सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड किया रहेगा। अगर ये बाइंडिंग अगर नहीं होगी तो ये सबस्ट्रेट का कन्वर्जन नहीं होगा, लाइट का इमिशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये लाइट का इमिशन इस बात का कन्फर्मेशन होता है कि हाँ प्राइमरी जो एंटीबॉडी थी वो जाकर के सबस्ट्रेट से बाइंड की, मीन्स उस प्रोटीन से बाइंड किया हुआ है, तब जाकर के आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी उससे बाइंड किया हुआ है। तो इस तरीके से वेस्टर्न जो ब्लॉटिंग टेक्निक होती है वो प्रोटीन के एनालिसिस के एनालिसिस करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि जो ब्लॉटिंग टेक्निक है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्रोटीन्स के लिए, आरएनए के लिए और डीएनए के लिए। तो डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉटिंग और आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और प्रोटीन्स के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का हम यूज करते हैं। ऑलमोस्ट सब में जो प्रोसेस है वो लगभग सेम होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ जो कॉमन चीज़ें दिखाई देने को मिलती हैं, चूँकि प्रोटीन्स में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ कर नहीं सकते हैं, आरएनए के केस में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो सिर्फ अकेला एक ही बचता है आपका, दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग, जहाँ पे हम RE मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और यूज करते हैं। बाकी चीज़ें आपकी जो लगभग क्या है, कॉमन है। मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर सब में होगा, प्रोब की बाइंडिंग सब में कराई जाती है। तो इस तरीके से आपका ब्लॉटिंग जो टेक्निक था वो क्या हुआ, खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग आएंगे डीएनए सीक्वेंसिंग पे। और आपके सिलेबस में डीएनए सीक्वेंसिंग और इसके साथ साथ आपका प्रोटीन सीक्वेंसिंग दोनों ही दिया हुआ है पढ़ने के लिए। तो अभी हम लोग चूंकि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और जीनोमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डीएनए का पढ़ेंगे। जब आपको पढ़ाएंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स और आपका जीनोमिक्स का पोर्सन, तो वहाँ पे हम लोग प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में भी देख लेंगे। सो डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके जो अननोन डीएनए के सीक्वेंसेस हैं उन डीएनए में आपके जो ATGC ये जो बेस पेयर आपके पाए जा रहे हैं, इनके ऑर्डर को क्या करना, इंफॉर्मेटिव वे में एक्सप्रेस आउट करने की प्रोसेस को हम डीएनए सीक्वेंसिंग के नाम से जानते हैं। तो किसी भी डीएनए में जो बेसिस हैं उन बेसिस का ऑर्डर क्या है, मीन्स किस ऑर्डर में वो प्रेजेंट हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के नाम से जानते हैं। तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग किस तरीके से होती है, क्या क्या इसके लिए मेथड है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके,
ये डीएनए सीक्वेंसिंग का जो मेथड होता है वो कई जनरेशन की कैटेगरी में जाना जाता है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। आपको जो यहाँ पे पढ़ना है वो दो कॉमन मेथड पढ़ने हैं, दैट इज अ चेन टर्मिनेशन मेथड, जिसे आप सिंगर मेथड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आपका एंजाइमेटिक चेन टर्मिनेशन मेथड के नाम से इसको आप जानते हैं। तो ये दोनों टेक्निक पढ़नी है आपको। एक चेन टर्मिनेशन मेथड होता है, दूसरा आपका एंजाइमेटिक जो मेथड होते हैं वो। तो ये दोनों टेक्निक आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो चेन टर्मिनेशन मेथड है इसका क्या मीन होता है, और किस तरीके से, किस प्रिंसिपल पे ये क्या होती है, बेस्ड होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस वाले मेथड में जो आपका डीएनए का सीक्वेंसिंग किया जाता है वो एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आपका एंजाइम यूज होता है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, परफॉर्म होती है। नॉर्मली केसेस में जो आपके डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उनको डीएनटीपीज की जरूरत होती है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड बन रही है, मीन्स आपके जो न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं उनका चेन का क्या किया था, टर्मिनेशन करा दिया जाता है। एक ऐसा केस आएगा जहाँ पे अब आपका जो डीएनए पॉलीमरेज होगा फर्दर न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर पाता है, और वो केस क्या है, दैट इज द डीडीएनटीपी। आपके डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जिनके पास आपकी प्रॉब्लम होती है, मीन्स उनके पास आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे फर्दर कोई बाइंडिंग नहीं हो पाती है। तो इस टेक्निक को, मीन्स इस टेक्निक से डीएनए सीक्वेंसिंग कराने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये जो टेक्निक है या जो मेथड है वो बेस्ड किस पे है, आपका डीएनए पॉलीमरेज वाले सिंथेसिस के प्रोसेस पे। और यहाँ पे आपका चेन का टर्मिनेशन कराया जाता है बाय द एडिशन ऑफ अ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड नेम्ड एज द डीडीएनटीपी, डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट क्या होता है और किस तरीके से टर्मिनेट करेगा, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो आपके बेसिस होते हैं, मीन्स जिनको आप डीएनटीपी बोलते हैं, मीन्स डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट या नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेट, तो ये आपका क्या है, डीएनटीपीज है। जहाँ पे आपने ये देखा है कि डीएनए के केस में जो सेकंड वाला कार्बन होता है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका नहीं होता है, जिसकी वजह से आप इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। और थर्ड वाले पे आपका जो होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यही थर्ड वाला हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पे जाकर क्या करेगा, अटैक करता है, तो जाकर के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वहाँ पे बन जाता है। जो यहाँ पे टर्मिनेटर का काम करता है, उस टर्मिनेटर में मॉडिफिकेशंस किया गया कि इस थर्ड मतलब सेकंड वाले कार्बन पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था पहले से ही, थर्ड वाले कार्बन पे भी आपका जो ऑक्सीजन ग्रुप था उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। मीन्स वॉट कि अब ये क्या हो गया, आपका डाई डिऑक्सी हो गया, मीन्स दो ऑक्सीजन ग्रुप इसमें क्या है, कम पड़ गए। तो जब कभी भी आपका डीएनटीपी के जगह पे डाई मतलब डीडीएनटीपी अगर आ जाएगा तो पॉलीमरेज जो आपका एंजाइम काम कर रहा था अब वो काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा, क्योंकि इसके पास से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नहीं, तो ये जाकर के अटैक कर नहीं पाएगा और फर्दर कोई न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। तो इस न्यूक्लियोटाइड के आ जाने से जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो रही थी वो प्रोसेस क्या होती है, वहाँ पे टर्मिनेट कर जाती है। दैट इज वाई इसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। चूंकि यहाँ पे डीडीएनटीपी आपका क्या है, एक चेन टर्मिनेटर का काम कर रहा है, मीन्स यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है उसको टर्मिनेट कर दे रहा है, उसको ब्लॉक कर दे रहा है, फर्दर सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। दैट इज वाई डीडीएनटीपी को हम एज अ टर्मिनेटर के रूप में यूज कर लेते हैं। तो कम से कम आपसे एग्जाम में ये 3 सवाल यहाँ से बन जाते हैं। नंबर पहला, जो चेन टर्मिनेशन मेथड होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो उसके लिए आप आंसर बताएंगे डीएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट सिंथेसिस पे, जो कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए के टेम्पलेट को यूज करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाता है। दूसरा आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपके डीडीएनटीपी होते हैं उसके कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे जो ऑक्सीजन ग्रुप होता है वो रिमूव किया जाता है डीडीएनटीपी के केस में। तो आपने यहाँ पे देखा कि नॉर्मल जो आपके डीऑक्सीराइबोज होते हैं, मीन्स डीएनटीपी जो होते हैं डीएनए के केसेस में, वहाँ पे आपका सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे क्या होता है, OH ग्रुप, मीन्स ओ जो ग्रुप होता है वो हट जाता है नॉर्मल कंडीशंस में। जबकि आपका डीडीएनटीपी जो होगा वो थर्ड नंबर वाले कार्बन पे क्या होगा, आपका हाइड मीन्स ऑक्सीजन ग्रुप क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, डीडीएनटीपी। तो इसी के वजह से आपका चेन का टर्मिनेशन हो जाता है और उसी टर्मिनेशन के बेसिस पे सीक्वेंसिंग की प्रोसेस क्या होती है, परफॉर्म की जाती है। कैसे, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चेन टर्मिनेशन का मेथड का मतलब क्या है ये आपको होपफुली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। करते क्या है कि मान लीजिए
जैसा कि आपको पता है कि पीसीआर चलाने के लिए हमको 4 डीएनटीपी की ज़रूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज़ का ज़रूरत पड़ता है, प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है और टेम्पलेट का ज़रूरत पड़ता है। वो सारी चीज़ें आपको क्या होंगी यहाँ पे रहेंगी। यहाँ पे 4 डिफरेंट आपके वेल्स लिए गए मीन्स फ्लास्क लिए गए और चारों में ये सारी चीज़ आपके डाले गए मीन्स 4 आपके डीएनटीपीज़ डाले गए, डीएनए पॉलीमरेज़ डाला गया, टेम्पलेट डाला गया और प्राइमर डाला गया। ये मास्टर मिक्सचर जो है वो सबका कॉमन है। तो पीसीआर के लिए जो मास्टर मिक्सचर होता है वो यहाँ पे रहेगा। साथ-साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड क्या किया गया है कि सब डिफरेंट टाइप के जो आपके 4 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फ्लास्क, इन सभी में आपके क्या किए गए अलग-अलग डीएनटीपी डाल दिए गए। मतलब किसी में टी डाला गया, किसी में ए डाला गया, किसी में जी डाला गया, किसी में सी डाला गया। तो अलग-अलग जो 4 आपके न्यूक्लियोटाइड थे, उनके डी-डीएनटीपी वाले जो फॉर्म थे, उनको क्या किया गया, एक-एक फ्लास्क में डाल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले फ्लास्क में जब आपका डीएनए पॉलीमरेज़ क्या कर रहा है, सिंथेसाइज़ कर रहा है और जहाँ कहीं पे भी ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या, दैट इज़ मतलब टी है यहाँ पे तो टी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा ए। जहाँ कहीं पे भी ए आपका पड़ेगा वहाँ पे जाकर के टी क्या करेगा, इसको बाइंड कर जाएगा और यहीं पे आपका चेन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाले में अगर आप देखें यहाँ तो ए दिखाई दे रहा है आपको डी डी ए टी पी, तो जहाँ कहीं पे भी डीएनए में ए टी होगा वहाँ पे ये बाइंड करेगा तो फिर फर्दर आपकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। वैसे ही ये जी है तो इसका मतलब सी वाले पॉइंट पे टर्मिनेट करेगा, ये सी है तो क्या करेगा, जी वाले पे कर देगा। तो सारे फ्लास्क में जो डीएनए सिंथेसिस आपकी हो रही होगी वो एक-एक पॉइंट पर आकर के मीन्स उस बेसिस पर आकर क्या होंगे, टर्मिनेट हो जाएँगे जो ये आपके यहाँ पे डीएनटीपी डाले गए हैं। इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो बेस पेयर पर आकर के डीएनए पॉलीमरेज़ सिंथेसिस क्या होगी, वहाँ पे बंद हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आपका ये डीएनए का सीक्वेंस है जिसको आपको सीक्वेंसिंग करनी है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे सीक्वेंस आपको दे रखा है, सी टी जी ए सी टी टी सी जी ए, राइट। ये आपको सीक्वेंसिंग करनी है। इसी डीएनए को सैंपल को आपने ले करके सभी फ्लास्क में क्या किया, इस डीएनए को डाल दिया, डीएनए पॉलीमरेज़ डाल दिया, प्राइमर डाल दिया, डीएनटीपीज़ डाल दिए और साथ-साथ में आपने डीडीएनटीपी भी डाल दिया है। चारों में अलग-अलग डीडीएनटीपी आपने डाल दिया। अब उन चारों के डीडीएनटीपीज़ को ले करके आपने क्या करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे बैंड इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने चला दिया। तो अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप कैसे रीड करेंगे और इस सीक्वेंस से कैसे आप यहाँ पे सीक्वेंस बनाएंगे, यही आपका कैच है यहाँ पे। देखिए ये जो आपकी रीडिंग की जाती है वो इस तरीके से, मतलब इसका जो डायरेक्शंस होता है वो ऊपर से नीचे जब आप आएंगे तो ये क्या होगा, आपका 3 प्राइम होगा और ये क्या होगा, आपका 5 प्राइम होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंस आप निकालेंगे इसका क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, मतलब लाइक दैट, इस तरीके से। ओके तो यहाँ पे आप देखिए ये आपको 4 वेल्स दिए गए, टी दिया गया, ए दिया गया, जी दिया गया, सी दिया गया। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे बैंड दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, मान लीजिए ये है तो कौन से कॉलम में आपका टी है, तो पहले आप क्या लिख देंगे, दैट इज द टी लिख देंगे। इसके बाद आप दूसरा देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, आपका सी आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, आप सी लिख देंगे। तीसरा बैंड किस कॉलम में आ रहा है, जी में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, आप जी लिख देंगे। फिर इसके बाद चौथे पे जाएंगे तो किस में आ रहा है, आपका ए में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। फिर इसके बाद पांचवा वाला भी जो बेस है वो किस पे आ रहा है, आपका ए पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। फिर इसका छठवां देखिए तो छठवां आपको किस पे दिखाई दे रहा है, जी पे दिखाई, तो क्या लिखेंगे, जी लिख देंगे। फिर मूव करेंगे इधर तरफ सातवें पर तो क्या आ रहा है, आपका टी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पोजीशन से नीचे है मतलब ये सी लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, आप ए लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आप जी लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, राइट। तो अब आप इसको जो आप का यहाँ पे मतलब ये जो डीएनए का सीक्वेंस था इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या होता है, ये बन जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला चूंकि हम लोग यहाँ से बाइंड किए हैं इसका रीडिंग सेंस हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिया जाता है, तो मतलब हमने यहाँ से काउंट किया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 प्राइम हो जाएगा और ये क्या हमारा हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा। तो इस डीएनए के स्टैंड पे देखिए 5 प्राइम क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, तो 5 प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका टी बन जाएगा, फिर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, जी बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, जी बनेगा, फिर आपका टी, फिर आपका सी, फिर आपका ए, फिर आपका जी, यही सीक्वेंस आपका बन जाएगा। तो आप अगर देखिए तो यही सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम इस मेथड से डीएनए का सीक्वेंसिंग क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग बाय चेन टर्मिनेशन मेथड जो कि सिंगर के द्वारा दिया गया था, ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आप
ओके। सो कि आप किस तरीके से डीएनए का सीक्वेंसिंग कर पाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में आपको ये दिखाया गया कि जो डीएनटीपीज होते हैं उनको पॉलीमराइज क्या करता है, डीएनए पॉलीमराइज करता रहता है। यहाँ पे एक टर्मिनेटर के रूप में केमिकल यूज किया गया जिसका नाम है डीडीएनटीपी, जो कि जिसके पास आपका थर्ड नंबर कार्बन पे क्या है, ओएच मतलब ओ ग्रुप का क्या है, लैकिंग है, जिसके वजह से इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाता और डीएनए पॉलीमराइज फर्दर आपका सिंथेसिस नहीं कर पाता, वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। तो जिस डीएनए के सैंपल का हमको सीक्वेंसिंग करना होता है उसको हम लोग चार क्या करते हैं, वेल्स में ले लेते हैं, फ्लास्क में ले लेते हैं और उन चारों फ्लास्क में आपका मास्टर मिक्सचर को ऐड करेंगे। मास्टर मिक्सचर के अलावा यहाँ पे हम डीएनटीपीज क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और जो जो डीएनटीपीज ऐड आप कर रहे हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस आएगा वहाँ पे क्या करेंगे, चैन आपके टर्मिनेट हो जाते हैं। फिर इस सैंपल को निकाल करके हम जेल रन करा देते हैं। जेल रन कराने के बाद जो आपकी बैंड आती है उन बैंड को क्या करते हैं, हम रीड करते हैं। तो ये रीडिंग का जो सेंस है आप इसको अच्छे से याद रखिए कि आपका टॉप टू बॉटम जो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम आता है, और यहाँ पे जो सीक्वेंस आप निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री जब आप बनाएंगे तब जाकर के आपका डीएनए का सीक्वेंस एग्जैक्टली निकल जाता है। तो जो आपका यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लीजिए तो आपका डीएनए का सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये है आपका चेन टर्मिनेशन मेथड। क्या किसी को चेन टर्मिनेशन मेथड में कहीं प्रॉब्लम है या सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आगे की तरफ मूव करें हम लोग। ओके। सो नेक्स्ट आपका जो मेथड आता है दैट इज केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड, जिसको मैक्सिमम गिलबर्ट ने दिया था। तो कभी कभी इनके नाम को भी पेयर कराने के लिए दे देता है आपका, दैट इज चेन टर्मिनेशन मेथड के लिए मीन्स सेंगर का, और केमिकल मॉडिफिकेशन जिनके लिए मैक्सिमम गिलबर्ट ने दिया था। तो ये नाम भी आप कॉम्बिनेशन के साथ में याद रखिए। ओके। तो केमिकल मॉडिफिकेशन जैसा कि आपको नाम ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ बेसिस जो होते हैं बेस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे क्या करते हैं, बेस का मॉडिफिकेशन कराते हैं, और उन्हीं मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे क्या करेंगे, डीएनए का सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। तो ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल बेस स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस फॉलोड बाय केमिकल क्लीवेज। पहले अलग अलग स्पेसिस पे, अलग अलग बेस पे, बेसिस पे जाकर के वहाँ पे कुछ केमिकल का मॉडिफिकेशंस कराया जाता है, और देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं उसको केमिकली क्लीवेज में स्ट्रीट कर देते हैं ताकि वहाँ से वो बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाए, और उन्हीं फ्रेगमेंट को फिर क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको आप देख लीजिए। सबसे पहला यहाँ पे स्टेप दिया गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं उनकी लेबलिंग की जाती है 5 प्राइम पे। तो सबसे पहला सवाल तो आपका यही से पूछ दिया जाता है कि इस वाले टेक्निक में रेडियो लेबलिंग कौन से प्राइम वाले फॉस्फेट ग्रुप का किया, मीन्स कौन से प्राइम पे की जाती है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है 5th वाले कार्बन पे, मीन्स 5 प्राइम पे रेडियो लेबलिंग की जाती है। किस टेक्निक में, केमिकल मॉडिफिकेशन वाले में। तो जो भी आपके डीएनए के स्ट्रैंड होंगे, मान लीजिए आपका यहाँ पे 2 डीएनए का ऐसे स्ट्रैंड है, तो ये इसका अगर 5 प्राइम है तो ये इसका क्या होगा, 5 प्राइम होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेडियो लेबलिंग करेंगे, और लेबलिंग जो होगी वो कुछ इस तरीके से फॉस्फेट कार्बन पे, मीन्स फॉस्फेट ग्रुप का। तो ऐसे इसको क्या करते हैं, पहले लेवलिंग कर लेते हैं पहला स्टेप में, और इसके बाद क्या करेंगे, डीएनए को आप मेल्ट करा देते हैं, मीन्स डीएनए आपके सेपरेट हो जाते हैं। फिर आप इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देते हैं। फिर इसके बाद आप केमिकल का ट्रीटमेंट देते हैं और मॉडिफिकेशन दे देते हैं, और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद आप क्लीवेज पैटर्न को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, मीन्स उसको रन करा देते हैं, और इसके बाद आप उसके पैटर्न को विजुअलाइज करके देख लेते हैं। तो विजुअलाइज करने के बाद आप उसके डीएनए के सीक्वेंसिंग को मैच कराते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे होगा इसको थोड़ा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। इससे जो पॉसिबल सवाल आपके बनते हैं वो यही बन जाते हैं कि कौन से ग्रुप पे या कौन से कार्बन पे रेडियो लेबलिंग कराई जाती है, नंबर पहला। इसको डिस्कवर या इसको देने का नाम मतलब साइंटिस्ट कौन है, ये आपसे दूसरा पूछा जाता है। और इसके साथ साथ आपसे एक चीज़ और यहाँ से पूछा जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कि इन दोनों में से ज़्यादा बेटर मेथड कौन है आपका, मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड ज़्यादा बेटर है या फिर आपका सेंगर मेथड बेटर है। ये आपसे कंपैरिजन में भी पूछे जा सकते हैं। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिर इसके बाद आएंगे क्वेश्चंस पे। सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड है, तो इसको 5 प्राइम ये है, इसका ये 5 प्राइम हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेवलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फॉस्फेट का आइसोटोप क्या किया गया, यूज किया गया, जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का है। तो डीएटीपी के कंडीशंस में मीन्स उसको लेकर के फॉस्फेट को क्या की गई है, एडिंग की गई है। एडिंग कराने के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो एंजाइम है वो जो कि एटीपी को यूज करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस वाले डीएनए के स्ट्रैंड पे भी 5 प्राइम पे P32 दिखाई दे रहा है, जो कि फॉस्फेट का आपका एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 32। तो ये दोनों एंड जो है 5 प्राइम वाले क्या किए गए, रेडियो लेबलिंग कर दिए गए।
फिर इसके बाद आपने यहाँ पे डाई मेथाइल सल्फाइड सल्फा ऑक्साइड का यूज़ करके 90 डिग्री सेल्सियस इसको क्या कराया है, डीनेचर कराया हुआ है। और डीनेचर कराने के बाद आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया, सेपरेट किया, सेपरेशन से आइसोलेशन किया। फिर इसके बाद आपने बेस स्पेसिफिक अल्ट्रेशन एंड क्लीवेज कराया, मतलब बेसिस पे जा करके कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, जैसे लाइक है, जैसे ये ए जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, सम जी क्लीवेज करेगा, मतलब जहाँ पे ए वाला जो रिएक्शन है कुछ जी जहाँ जहाँ पे जी आपको दिखाई देगा उसको क्या कर देगा, क्लीवेज कर देगा। और इस तरीके से टी जो रिएक्शन है वो सम सी को क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। तो ये आपके बेस वाले जो होते हैं, बेस के स्पेसिफिक पोजीशंस पे जा करके ए को जी प्लस सी को या फिर ए प्लस जी को टी प्लस सी को, इस तरीके के बेसिस पे जा करके क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद उसको क्या क्या तोड़ दिया जाता है, मीन्स उसको ब्रेकआउट किया जाता है। तो और ये जो ब्रेकआउट किए वाले फ्रेगमेंट होते हैं इन्हीं का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है। तो जब इनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है तो ये आपके क्या आते हैं, बैंड आते हैं, और इन्हीं बैंड को भी आप सेम उसी डायरेक्शन में 3' to 5' डायरेक्शन में क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। और इनके बैंड को देख करके जो ये रीड करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो आएगा आपको डीएनए का क्या होगा, सीक्वेंसेस होगा। तो डिफरेंस क्या है वहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो वहाँ पे आपने देखा था कि फ्रेगमेंट को बनाने के लिए टर्मिनेटर का यूज किया गया था, मीन्स एक आपका DDNTP था जो कि टर्मिनेट कर रहा था। यहाँ पे कुछ केमिकल का मॉडिफिकेशंस होता है और उन्हीं मॉडिफाइड बेसिस पे क्या किए जाते हैं, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक किया, मीन्स क्लीवेज किया जाता है। तो क्लीवेज करा करके 4 अलग अलग वेल्स में फिर उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेते हैं, और उनकी जो बैंड्स आती है वो उस तरीके से उनको फिर से क्या करते हैं, रीड आउट कर लेते हैं 3' to 5' में, और तब जा करके उसको कंपेयर मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये वाला डीएनए का सीक्वेंस आया हुआ है। अब आते हैं दोनों पॉइंट पे कि दोनों में से ज़्यादा यूज कौन होता है और ज़्यादा रिलायबल कौन है। वैसे जितने भी जीनोमिक रिसर्चेस होते हैं, मीन्स जहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग कराई जाती है, वो ज़्यादातर केसेस में आपका सेंगर मेथड यूज किया जाता है क्योंकि वो बड़ा ईजी होता है और आसानी से हो जाता है। और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता, मशीन आता है, वो आपका कुछ 30-35 लाख रुपए के आसपास का मिल जाता है। तो आप उसको जितने भी जीनोम सीक्वेंसिंग जहाँ पे भी हो रही है, डीएनए सीक्वेंसिंग होता है, वहाँ पे ज़्यादातर केसेस में आपका यही यूज होता है। पेपर के डिस्कशन का भी टाइम हो गया क्या? ओके, वहाँ के भी बच्चे वेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका डीएनए का सीक्वेंसिंग है उसके लिए 2 मेथड आपको यूज किए गए। इन दोनों मेथड में आपने कंपैरिजन जो था वो देख लिया कि आपका एक चेन टर्मिनेशन मेथड है जिसको सेंगर ने दिया था, दूसरा आपका ये मेथड है जिसको मैक्सवेल गिलबर्ट ने दिया था। और इन दोनों में क्या लॉजिक है बहुत ईजी सा वे में समझ गए आप लोग। होपफुली आपको कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा कि जो डीएनए मॉलिक्यूलर मार्कर हैं वो क्या होते हैं, ये भी आपने देख लिया। और इसके बाद ब्लॉटिंग टेक्निक जो है वो क्या होती है, ये भी आपने देख लिया। और डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है इसका कॉन्सेप्ट भी आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीएनए माइक्रो एरे पे। अभी शायद मेरे ख्याल से 9:30 हो रहा है और 15 मिनट हम लोग क्लास और ले लेते हैं, फिर इसके बाद आपको छोड़ देंगे, फिर 10 बजे से आप लोग आइएगा क्लास के डिस्कशन वाले क्लासेस में। सो डीएनए माइक्रो एरे का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए, इसका क्यों यूज करते हैं। इसके लिए आपको कभी कभी एग्जाम में सवाल दे दिया जाता है। तो डीएनए माइक्रो एरे को हम डीएनए चिप के नाम से, जीन चिप के नाम से, डीएनए एरे के नाम से, या फिर जीएनए एरे या बायो चिप के नाम से भी जानते हैं। इसका एक मेन फंडा ये होता है कि आपका किसी एक सॉलिड मैट्रिक्स पे जो डीएनए होते हैं या उनके जो नोन सीक्वेंसेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, ऐसे इमोबलाइज कर दिया जाता है। और उसी इमोबलाइज सीक्वेंसेस से का कॉम्प्लीमेंट्री अगर हमको चेकआउट करना होता है तो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये माइक्रो एरे जो टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देता है। आप एक बार में हजार नंबर ऑफ सैंपल का एनालिसिस आप कर पाते हैं। यहाँ पे भी आपकी वाटसन एंड क्रिक की जो बेस पेयरिंग होती है उसी रूल को फॉलो करता है। उस हिसाब से क्या होता है, पूरा आपका पेयरिंग कराई जाती है। जहाँ कहीं पे पेयरिंग हो जाता है उससे ये समझ में आता है कि हाँ ये वाली चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। सो डीएनए माइक्रो एरे आर सॉलिड सपोर्ट यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास और silicon upon which DNA is attached in an organized pre-arranged grid design। पहले से ही आपके उस पे जो ग्रिड होती है, मैट्रिक्स होता है, उस पे डिज़ाइन किए होते हैं, उन पे आपको डीएनए क्या करना होता है, अटैच करना होता है। और ईच स्पॉट ऑफ अ डीएनए टर्म एज अ प्रोब और सिग्निफाई अ सिंगल जीन। और जो इतने भी आपके वहाँ पे स्पॉट दिखाई देते हैं, मीन्स ऐसे आपको जिस तरीके से कॉलोनी आप स्पॉट करते हैं वैसे वहाँ पे डीएनए का सैंपल स्पॉट किया जाता है और एक सिंगल जीन को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। डीएनए माइक्रो एरेज ऑफ द मॉलिक्यूलर डिटेक्शन टेक्निक। और यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि डीएनए माइक्रो एरे जो होती है वो डिटेक्शन कैटेगरी के टेक्निक की कैटेगरी में आती है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को डिटेक्ट करने का, आइडेंटिफाई करने क्या करते हैं, काम करते हैं।
प्रिंसिपल क्या होता है इसको देख लीजिए। डीएनए माइक्रोएरे इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जहाँ कहीं पे भी मिलेगा, ए और टी, जी और सी, इस तरीके से क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। तो डीएनए के हाइब्रिडाइजेशन वाले मेथड पे क्या है, ये बेस्ड होता है, राइट। और अननोन सैंपल्स जो होते हैं डीएनए के, उनको टर्म किया जाता है सैंपल के नाम पे। और जो आपके अननोन सीक्वेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। तो प्रोब पहले से ही आपका क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स पे पहले से ही टैग किया हुआ रहता है। और जो आपके सैंपल्स होते हैं उनको आप क्या करते हैं, उसमें जा करके मिक्स कराते हैं। तो अगर बाइंडिंग अगर हो जाती है, पेयरिंग अगर हो जाती है, फिर तो मतलब होता है कि हाँ वो कॉम्प्लीमेंट्री उसका प्रेजेंट है। और अगर नहीं होता इसका मतलब उस स्पीसीज में वैसा कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं पाया जाता है। फ्लोरेसेंट डाई भी आपको यहाँ पे यूज़ की जाती है लेबल करने के लिए सैंपल को। जिस सैंपल का आपको एनालिसिस करना होता है, उस सैंपल को आपने पहले फ्लोरेसेंट डाई से क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं, मीन्स टैग कर देते हैं। और आफ्टर completion of hybridization, the surface of a chip can be examined both क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली बाय यूज ऑफ फोटो रेडियोग्राफी। तो जो भी आपकी वो चिप होती है जिसपे आपने ढेर सारे डीएनए के पहले से ही स्पॉट रखे हुए हैं, उस पर आपने रेडियो लेबल्ड किए हुए सैंपल को आपने पहले इनकॉर्पोरेट कराया, और इनकॉर्पोरेट कराने के बाद उसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलाउ कर दिया। फिर आप उसको वॉशिंग कर देते हैं, जितने भी अनबाइंडेड चीज़ें होती हैं सब वॉश आउट हो जाते हैं। बाउंड करने वाले जो पार्ट होते हैं उनको आप ऑटो रेडियोग्राफी से क्या करते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए आपका नॉर्मल सेल है और एक तरह आपका क्या है, कैंसरस सेल्स है। तो नॉर्मल सेल से पहले यहाँ पे आपको दिखाया गया कि सेल सैंपल लिया गया, सेल कल्चर किया गया, फिर एमआरएनए लिया गया। अच्छा, ये माइक्रो एरे जो होता है वो दो तरीके का होता है, सीडीएनए बेस्ड होता है और डीएनए बेस्ड होता है। ज़्यादातर केसेस में जो होते हैं आपके सीडीएनए बेस्ड के टेक्निक वाले यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारा एक प्रॉपर एमआरएनए मिल पाता है, या प्रॉपर जो कोडॉन होते हैं उनको हम एनालिसिस कर पाते हैं। ये जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये एक स्पॉट आपका एक जीन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि एमआरएनए से सीडीएनए बनाएंगे, और सीडीएनए को क्या किया गया, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोब से ऐड किया जा रहा है। और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन की प्रोसेस देखी जा रही है। तो पहले से क्या होगा आपका, ये मान लीजिए आपका वो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स पे पहले से ही जो नॉन डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं या उनके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, स्पॉट किया जाता है। और इसी स्पॉटिंग का कॉम्प्लीमेंट्री जब आप सैंपल सोल्यूशन से लेकर के आते हैं जो कि पहले से फ्लोरेसेंटली टैग्ड है, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडेशन के लिए अलाउ करते हैं। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे पाया जाएगा फिर तो ये बाइंड करेगा, और नहीं पाया जाएगा तो बाइंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से करा करके फिर इसके बाद वॉश कराते हैं, फिर इसके बाद उसको ऑटो रेडियोग्राफी में देख लेते हैं, और देखने के बाद ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे ये ब्लैक जो डॉट दे रहा है वो क्या दे रहा है, नो प्रेजेंट इन द सेल्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रेजेंट इन द बोथ सेल्स, इसका ये मतलब है। और ग्रीन वाले जो होते हैं नॉर्मल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और डी वाले जो है वो डिजीज सेल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ये इंडिकेशंस होते हैं जब आप डीएनए माइक्रो एरे को यूज करते हैं। तो बेसिकली डीएनए माइक्रो एरे एक ऐसी टेक्निक है जो कि डीएनए के हाइब्रिडेशन वाले प्रिंसिपल पे क्या होती है, बेस्ड होती है। एक साथ में हजार हजार सैंपल का एनालिसिस इससे हो जाता है, और आप यहाँ पे उसको देख पाते हैं कि हाँ जो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है वो प्रेजेंट है भी या नहीं है, क्या कोई वहाँ पे मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ था, क्या कोई डिजीज की वजह से कोई अल्ट्रेशन तो नहीं आ गया था। ये सारी चीज़ें आप पता कर पाते हैं। तो डीएनए माइक्रोएरे आपके सिलेबस में पढ़ना था, क्या इसका प्रिंसिपल है और किस तरीके इसको यूज करते हैं, ये चीज़ आपसे इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। तो प्रिंसिपल क्या है आपने यहाँ पे देख लिया, और क्या किस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा ये आपने देख लिया, कहाँ इसका यूज होता है ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। सो टाइम अलाउ अब नहीं करता है क्योंकि अभी 10 बजे से फिर से क्लास लेनी है। तो आप लोग अभी थोड़ा 10-5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। आज की क्लास यहीं पे हम लोग बाइंड अप कर देते हैं। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं कुछ थोड़ी बहुत, उसको हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके। 10 बजे से जो टेस्ट पेपर आपका हुआ था उस पेपर का डिस्कशन होगा। सो वहाँ पे भी हाँ हाँ, वहाँ पे लिंक मैंने भेज दिया है, और वहाँ पे बच्चे अभी आएंगे 10 बजे से, तो आप लोग भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए, फिर क्लास को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओके।